रिवाइज करना है अपने को बस, और दूसरा कोई काम नहीं है। उसके बाद में तुमको छुट्टी लेना है ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चैप्टर रिवाइज होने के बाद आपके, ठीक है। यज्ञेश, यज्ञेश दरवाजा लगा लो बेटा, ठीक है, और वो वाला दरवाजा खोल देना, ये लगा लो, बाहर से लगा लो, वो दरवाजा खोल दो ना एक बार, वो दरवाजा खोल दो, ए हीरो ओए, वो दरवाजा खोल दो, उसको बाद में करना, वो दरवाजा खोलो। चलो लेट्स गो, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ध्यान देना बड़े अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर फोकस। चलो यज्ञेश होल्ड करून ठेव। आर यू रेडी? बोलो हाँ या ना। ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो शुरू करते हैं। ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना बड़े अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज हमको फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर रिवाइज करना है, तो पूरा ध्यान कृपया बोर्ड के ऊपर दीजिए। आर यू रेडी? बोलो हाँ या ना। लेट्स गो। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का सबसे पहले अपन सेक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हमने पहले देखा था, बट फिर भी एक बार इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। आर यू रेडी? लेट्स गो। कहां गया, कितने गया? हाँ, दिस वन। चलिए आ जाइए। सो शुरू करते हैं, ध्यान देना। सो सबसे पहली बात, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन चैप्टर, ये बेसिकली सेक्शन नंबर 3 से लेके कहां तक है बोले, एक बार सेक्शन नंबर 22। सबने बोलते जाना है, सेक्शन नंबर 3 से सेक्शन नंबर 22। उसके अंदर हमने 2 पार्ट किए थे। फॉर्मेशन का सेक्शन नंबर कौन सा है बोले, एक बार 3, इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन नंबर 7। समझ में आया? फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स 2 है, एक है कौन सा बोले एक बार, एमओए सेक्शन नंबर 4 और एओए सेक्शन नंबर 5। साथ में 9 ऐड कर दो, अमेंडमेंट ऑफ एमओए 13, अमेंडमेंट ऑफ एओए 14। क्लियर है? फिर एक्ट टू ओवरराइड सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार, 6। क्लियर है कंसेप्ट? और साथ में हमने देखा था कि इनके कॉपीज आपको मेंटेन करना है सेक्शन नंबर 15 में, और इनका इंस्पेक्शन है सेक्शन नंबर 17। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। ये होने के बाद में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर कौन सा, 9। सेक्शन 9 9 कैरेक्टर्स और 10 बहाने करके ले गए एमओए एओए, दैट इज इफेक्ट ऑफ एमओए एओए सेक्शन नंबर 10। फिर हम आए थे, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर 10A में थैंक यू, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 10A में कमेंसमेंट ऑफ क्या है बोले एक बार उससे, बिजनेस। उसके बाद में 12 सेक्शन नंबर के अंदर 12 नंबर की गली में रजिस्टर्ड ऑफिस नाम बनता है 16 में, और कन्वर्जन होता है 18 में। फिर डॉक्यूमेंटेशन 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला कौन सा है, 20 सर्विस, 21 ऑथेंटिकेशन, 22 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ये हमारा पूरा सेक्शन स्ट्रक्चर खत्म हुआ। आईएनसी का रिवीजन हम पूरा चैप्टर रिवाइज होने के बाद करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शंस के ऊपर। सेक्शन के अंदर सबसे पहला सेक्शन नंबर था आपका, सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार जो से 3। सेक्शन नंबर 3 देखने के पहले भी हमने प्रमोशन का स्टेज देखा था, याद है? हमने देखा था 2 सबसेक्शन 69 में प्रमोटर, याद है सबको? बोलो हाँ या ना। प्रमोटर ये बनता है 3 तरीके से, नाम से, काम से, दम से। नाम के अंदर क्या क्या है बोले बाजू से, प्रोस्पेक्टस में नाम देना है या एनुअल रिटर्न में नाम देना है। काम में क्या क्या है, कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? मतलब शेयर होल्डर, डायरेक्टर या अदर्स के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। और दम से अंदर अकॉर्डेंस विद द हुज एडवाइस और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर अकस्टम्ड टू एक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं बोले एक बाजू से, प्रमोटर। प्रमोटर बाद में हमने देखा था कि प्रमोटर ये बेसिकली कंपनी का जब प्रमोशन करता है तो कंपनी 3 फेजेस में डिवाइड हो सकती है। पहला फेज है जिसको हम कौन सा फेज कहते हैं, प्रिलिमिनरी, या कौन सा फेज बोले एक बार उसे, प्री इनकॉर्पोरेशन फेज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जिसके अंदर एमओए का ड्राफ्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉइज, रिसोर्सेस, लीगल फॉर्मेशन, सीए का फीस वगैरह ये सब चीजें आएगी। इन एक्सपेंसेस को भी क्या कहा जाता है बच्चों, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। फिर इनकॉर्पोरेशन होने के बाद
बाद में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले जो फेज होता है उसे कौन सा कहते हैं? प्रोविजनल। इसके अंदर आप वर्कमैन के कॉन्ट्रैक्ट, लेबर्स के कॉन्ट्रैक्ट, फैक्ट्री का सेटअप, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिसाइडिंग, प्रोडक्शन, ये सब चीजें करोगे। समझ में आ रहा है? इसको कौन से एक्सपेंसेस कहते हैं? प्रोविजनल। और तीसरा वाला कौन सा होता है बोले एक बार जो से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब नॉर्मल बिजनेस फेज। मुझे बताओ इसमें से कौन से एक्सपेंसेस वैलिड होते हैं? प्रोविजनल। कौन से वाले एक्सपेंसेस आईसीआई के हिसाब से वॉइड है? प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, हालांकि प्रोविजनल एक्सपेंसेस डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। ये चीज हमने मेंशन की थी आपके बुक के अंदर और डिफरेंस दिया था प्री इनकॉर्पोरेशन एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स का। उसके अंदर हमने मीनिंग दिया था कि प्री इनकॉर्पोरेशन ये इनकॉर्पोरेशन के पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स है, प्रोविजनल इनकॉर्पोरेशन के बाद के, बट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स है। और नीचे हमने नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस लिखा था कि दीज कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड एब इनिशियो, दीज कॉन्ट्रैक्ट आर इफेक्टिव इमीडिएटली, जिस दिन आप बिजनेस शुरू करोगे उस वक्त। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? हाँ है ना? आपके बुक के अंदर कृपया इसको एक बार चेक कर लो, इमीडिएटली आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट। आ जाओ अंदर बच्चों। आ जाओ आ जाओ आजा आजा। किधर गए? जीवन में आना है नहीं आना है इनको? तू काय घर बंद करून बसला? चलो फटाफट। चलो फटाफट जगह ले लो। ओके चलो, आर यू रेडी गाइस? प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया रिवाइज सबका? बोलो हाँ है ना? चलो, सो प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बातें बिल्कुल मत करना जीवन के अंदर, अपने पास समय ही नहीं है। ठीक है, हम हैं इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के रिवीजन में, तो पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए है। ठीक है, लेट्स गो। अब ये चीज अगर आपकी हो गई इनकॉर्पोरेशन की पढ़ना, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये चीज होने के बाद में वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं, वो है सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार जो से 3। सेक्शन नंबर 3 के अंदर हमने फॉर्मेशन, पहले तो सेक्शन नंबर 3 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2। पहला पार्ट कौन सा है बोले एक बार? फॉर्मेशन। और दूसरा कौन सा है? ओपीसी के प्रोविजन। ओपीसी के प्रोविजन हम ओपीसी के डेफिनेशन के साथ देखे थे। फॉर्मेशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कौन सा बोले एक बार जो से? मेंबर्स। और दूसरा कौन सा बोले एक बार? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उसके अंदर सिंपली मेंबर्स के अंदर हमने देखा था सेक्शन नंबर 262, प्राइवेट में 268 और पब्लिक में 271। और सबके लिए सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन कौन सा है बोले एक बार? 1। नीचे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कौन से? 1, 2 और 7। और डायरेक्टर्स में 1, 2, 3। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 1, 200 इनफाइनाइट। और डायरेक्टर्स में 15। मेंबर्स कौन बन सकता है? एनी पर्सन एक्सेप्ट फॉर कौन बोले एक बार? ओपीसी। और डायरेक्टर कौन बन सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल। क्लियर है कंसेप्ट? इसके अंदर हमने सिलेक्शन ऑफ कंपनी किया था फॉर द पर्पस ऑफ क्या बोले एक बार जो से? इनकॉर्पोरेशन। ये था आपका सेक्शन नंबर कौन सा सब्जेक्ट बोले एक बार? 3। सेक्शन नंबर 3 होने के बाद में हम गए थे सेक्शन नंबर 3A के ऊपर, जिसके अंदर बात की गई थी कि अगर मेंबर स्टैट्यूटरी मिनिमम के नीचे क्या हो जाए? फॉल, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। इमीडिएटली अनलिमिटेड होगी क्या? नहीं। कब होगी? आफ्टर 6 मंथ्स। उधर बेटा उधर, बुर इधर रिवीजन की तरफ ध्यान। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। सो आफ्टर कितने मंथ्स होगी बोले एक बार? 6 मंथ। तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि समझो आपने मेंबर स्टैट्यूटरी मिनिमम के नीचे फॉल होने के पहले अगर कोई लोन लिया है ए वाला, क्या इसके लिए आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है? नहीं।
अगर आपके मेंबर स्टैट्यूटरी मिनिमम के नीचे गए और आपको 6 मंथ्स का ट्रांजिशन मिला है, क्या इस वक्त आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बच्चों? नहीं। तो आपकी लाइबिलिटी 6 महीने खत्म होने के बाद क्या हो जाएगी? बोले एक बार, अनलिमिटेड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? 6 महीने तक की आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उसके बाद में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी बच्चों? जब पर्सनल असेट भी दाव पे लग जाएंगे लाइबिलिटी पे करने के लिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद अगर वापस मेंबर स्टैट्यूटरी मिनिमम के अबव आ गए तो वहां से आपकी लाइबिलिटी वापस क्या हो जाएगी? बोले एक बार, लिमिटेड। सेक्शन नंबर 3A है, अमेंडेड है, नया सेक्शन आया है। एक बार चाहिए तो आप आपके नोट्स के अंदर चेक कर लो फटाफट। गो फॉर इट फास्ट। अनलिमिटेड जब तक मेंबर वापस नहीं आते या कंपनी खत्म नहीं हो जाती, दोनों में से कोई भी पीरियड नहीं है। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई? पक्का बोलो हाँ या ना? ओके ओके, 1 मिनट होल्ड करना। आपको अगर कोई क्वेरी है तो वी आर इन द रिवीजन। ठीक है, आप मुझे क्लास के बाद आके पूछिए प्लीज। ठीक है, जो हाँ, अरे मैडम मैं वही बोल रहा हूं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिवीजन, कृपया क्लास के बाद आके बोलिए जीवन में। ठीक है, मैं यूट्यूब लाइव कर रहा हूं पूरा चैप्टर का रिवीजन, ये बाद में भी आप जीवन में कभी देखो इसलिए। ठीक है, तो ये लेक्चर वही यूट्यूब के ऊपर रहने वाला है। अगर आपको फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन वापस रिवाइज करना है तो यहीं से चैनल के ऊपर से देख सकते हो। तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ, तो तुमको कोई बहुत जोर से आए, क्या आए तो उसको पकड़ के रखो। छीनी छी, कैसी हरकत है। नेक्स्ट वाला हम जा रहे हैं अब सेक्शन नंबर 7 में। ठीक है, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन हम एट रैंडम गए थे, याद है? हमने 3 के बाद में कौन सा सेक्शन देखा था? बोले एक बार, 7। समझ में आ रहा है? सेक्शन 7 का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस लेंगे, फिर हम मेमोरेंडम के ऊपर जाएंगे। ठीक है, मुझे बताओ सेक्शन 7 के लिए हमने मेमोरी टेक्निक क्या यूज किया था? कंपनी बनती है 7 में, 7 से 7 स्टेप्स में। कुछ याद आया सबको? बोलो हाँ या ना? ओके, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, हमने 7 आंसर राइटिंग पॉइंट रिवाइज किए थे। बोलो याद है सबको? हाँ है ना? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 क्या था? लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल इंफॉर्मेशन। कुछ याद आया? सब जन बोलेंगे साथ में। पॉइंट नंबर 2 क्या था? सिलेक्शन ऑफ कंपनी फ्रॉम ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। कुछ याद आया? फिर पॉइंट नंबर 3, फाइलिंग ऑफ एमओए, एओए। कंसेप्ट समझ में आया? सो हमने यहां पे सिलेक्शन ऑफ कंपनी के बाद क्या फाइल करना है? एमओए एंड क्या बोले एक बार? एओए। फिर उसके बाद में हम फाइल करते हैं आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा? जोर से बोलो, आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा? 8। दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ सीए, सीएस, सीए में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर का डिक्लेरेशन अलग। दैट इज आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा? 9। और उसके साथ में देना पड़ेगा एफिडेविट, जिसके अंदर कितने पॉइंट्स थे बच्चों? 3, 2 नहीं 3। कौन कौन से? यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, यू आर नॉट बार्ड फ्रॉम क्रिएशन ऑफ कंपनी अंडर दिस एक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये हमने 3 फॉर्म देखे थे, आईएनसी 8, आईएनसी 9, आईएनसी 10। कुछ याद आया सबको? फिर ये फॉर्म हमने फेंक के मारे थे पॉइंट नंबर 6 में। किसको? आरओसी को। उसके लिए कौन सा आईएनसी फाइल किया था? 7। बहुत बढ़िया। आईएनसी 7 हमने आरओसी को फेंक के मारा। आरओसी ने कितने दिन लिए थे? 30 डेज। और 30 डेज में आरओसी ने हमको क्या फेंक के मारा था? आईएनसी 11 एंड सिन नंबर। कुछ याद आया? अगर ये पूरे प्रोसेस में आपने गलत सलत इंफॉर्मेशन दिया है तो आपको लगेगा 447 448 स्टेटमेंट। क्लियर है? साथ में 5 एनसीएलटी के ऑर्डर्स। कौन कौन सा? टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। तीसरा, रिमूवल ऑफ नेम। चौथा, वाइंडिंग अप। और पांचवा, अदर ऑर्डर एज इट में डीम्ड फिट। सेक्शन 7 रिवाइज हो गया। 30 सेकंड देता हूं, एक बार टेक्स्ट भी देख लीजिए, कुछ बचे ना, कुछ चीज ना छूटे आज। चलो, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? रिवीजन में अमेंडमेंट कवर करिएगा? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं अमेंडमेंट? कोई कवर करने की बात है? छी, ऑब्वियसली कवर करूंगा ना बेटा यार। चलो, डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ या ना? एक बार देख लो, एक बार टेक्स्ट फटाफट फटाफट।
टेक्स्ट देखना हो जाए डन, जोर से चिल्लाना, डन सर। तो देख भी लिया जीवन के अंदर, तो सुपरमैन हो तुम तो जीवन में। चलो बहुत बढ़िया। ये चीज होने के बाद हम सीधा शिफ्ट हुए थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। कुछ याद आया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी की कुंडली। सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? 4। हालांकि हमने कल मॉडल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल भी याद किए थे। कुछ याद आया? आर यू रेडी? 1 2 3 गो। क्या है? शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी, अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल है डी, अनलिमिटेड विथ शेयर कैपिटल है ई, एमओए इसी का नाम है। कुछ याद आया सबको? हाँ ना? फिर सीधा लिखना FGHIJ, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा तो वो ऐसा, वो ऐसा तो ये ऐसा। क्लियर है? तो आगे शेयर कैपिटल, कॉम्बो, गारंटी, अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल। सभी फॉर्मेट से याद है सबको? ईमानदारी से कोट कर पाओगे सब जन? चलो बहुत बढ़िया। फिर हमने मेमोरेंडम का टेबल ड्रॉ कर लिया था, याद है? मेमोरेंडम के कितने क्लॉजेस होते हैं बच्चों? 7। एक बार एक्शन करो सब जन, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। सबसे पहला नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट के। अब सभी जो क्लॉजेस थे उनके लिए हमने सेक्शन टैग किए थे। कुछ याद है? मुझे बताओ नेम क्लॉज के लिए कौन कौन से सेक्शन? 4, 13, 16 समझ में आया है? ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए 4, 13, 10 ये। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के लिए 4, 13, 12। कैपिटल क्लॉज के लिए 4, 13, 61। इधर भी 4, 13, 61। लाइबिलिटी क्लॉज के लिए 4, 13, 65। पर 65 सिलेबस में है क्या? नहीं। नॉमिनेशन के लिए 4, 13, 3। कुछ याद आया सबको? अब हम क्लॉज वाइज जाएंगे। अब हम कैसे जाएंगे बोले एक बार उसे? क्लॉज वाइज। सबसे पहला क्लॉज कौन सा है बोले बच्चों? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन। नेम क्लॉज का एप्लीकेशन कौन से आईएनसी में होता है? INC 1। कुछ रूल्स आपने याद रखे हुए थे। कौन सा? नाम कैसा कैसा नहीं चलेगा बच्चों बोले एक बार? सिमिलर और आइडेंटिकल नेम नॉट अलाउड। दूसरा abusive name not allowed, inappropriate name not allowed, name as per CG और SG not allowed। उसके अंदर कौन कौन से? इंटरनेशनल पेटेंट्स, गवर्नमेंट कनेक्शन, आर्मी नेवी एयरफोर्स, गवर्नमेंट सोवरियन फंक्शन। याद है? वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना, करेंसी प्रिंट करना। कुछ याद आया? वो नाम चलेंगे क्या बोले एक बार? नहीं। अच्छा, आप नाम कौन सी फॉर्म में अप्लाई करोगे? INC 1। अच्छा, INC 1 में नॉर्मली कितने ऑप्शंस होते हैं? 6। पर ये एग्जाम में लिखना है क्या? नहीं। फिर आपका नाम रिजर्व होगा। कितने दिनों के लिए रिजर्व होगा? 20 डे। और 20 डेज में आपने फिर बची हुई प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट करनी है। कुछ याद आया? अब कल जैसे हमने देखा था INC 1 का भी रिप्लेसमेंट है, स्पाइसी 29। 32 नहीं, 32 में INC 1 लगता है। हाँ समझ में? स्पाइसी कौन सा बोले एक बार? जो से 29, उसको एंड में देखेंगे। अब आपका नाम फिक्स हो गया। नाम कितने तरीके से अल्टर होता है बच्चों? 2। पहला कौन सा? वॉलेंटरी। दूसरा कौन सा? कंपलसरी। वॉलेंटरी अल्ट्रेशन सेक्शन नंबर कौन सा है? 13। कंपलसरी अल्ट्रेशन 60। वॉलेंटरी अल्ट्रेशन में कौन कौन से अप्रूवल है? जनरल मीटिंग का स्पेशल, प्रायर CG अप्रूवल, साथ में प्राइवेट टू लिमिटेड, लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड के लिए अप्रूवल है क्या? नहीं। फॉर्म नंबर कौन सा फाइल करना है? INC 24 और नया नाम मिलेगा INC 25। कुछ याद आया सबको? और कंपल्सरी अल्टरेशन में कितना? 2। सिमिलर नेम, सिमिलर ट्रेडमार्क। 3 पॉइंट्स कॉमन है। कौन कौन से? CG ऑर्डर,
जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड 3 मंथ्स। कुछ याद आया सबको? पर एक पॉइंट ट्रेडमार्क में ज्यादा है, एग्रीड पार्टी कितने साल में अप्लाई करेगा? 3 ईयर। समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। ये है आपका सेक्शन नंबर 4, 13 एंड 16। यहां तक आइडिया क्लियर है? एक बार 4, 13, 16 का टेक्स्ट देख लीजिए, चार्ट के ऊपर ही है। गो फॉर इट फास्ट। ये दे चलो डन एवरीबॉडी, फटाफट रीड कर लो। डन हो जाए जोर से डन बोलिएगा। टेक्स्ट देखना हो जाए डन बोलिएगा। नालायक लोगों, मैंने कुछ बोला ही नहीं था ऐसा, मैंने कुछ नहीं बोला था। चलो यहां तक हो गया। रीडिंग डन गाइज? चलो बहुत बढ़िया। अब हम जा रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन के ऊपर। काय के ऊपर बोले एक बार उसे? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के 5 पॉइंट, सिंपल बात। 5 पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लॉज के याद रखो, बात फटे। ठीक है? सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला क्या था? मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, पर्पस फॉर विच द कंपनीज क्या बोले एक बार उसे? इनकॉर्पोरेटेड। कुछ याद आया सबको? बोलो हाँ या ना। अच्छा, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2। पहला कौन सा? मेन ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा? एंसिलरी ऑब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्ट अल्टर करने के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन। कुछ याद आया? पॉइंट नंबर 4, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनको 25% पैसा रिफंड, मैक्सिमम 25। अच्छा, देना ही है या चॉइस है? वो अगर मांगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चौथा पॉइंट, 2 न्यूज़पेपर के अंदर बताना है, एक समझने वाला, एक ना समझने वाला। 5वां पॉइंट, आरओसी के साथ फाइलिंग कितने दिनों के अंदर? 30 डेज। अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। समझ में आया पक्का? ओके। अब ये ऑब्जेक्ट क्लॉज के 5 पॉइंट हमने ऑलरेडी देखे हुए थे और उसी हिसाब से आपका डायग्राम भी बनाया हुआ है। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन के बाद में हम गए थे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज अल्टरेशन के ऊपर। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज अल्टरेशन के लिए सेक्शन कौन कौन से है? 4, 13, 12। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है? रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या? तो क्या होता है रजिस्टर्ड ऑफिस? प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे सभी के सभी कम्युनिकेशंस ऑफिशियल वाले किए जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करने के लिए कौन सा नंबर का सेक्शन है? 4। क्लियर है कंसेप्ट सबको? और उसमें क्या बोला है? इनकॉर्पोरेशन से। कैसे बोले एक बार जो से? इनकॉर्पोरेशन से। कितने दिनों के अंदर आपने फाइल करना है? जोर से बोलो, कितने दिनों में? 30 डेज। आपने सेट भी करना है और 30 डेज में आपने आरओसी को फाइलिंग भी करना है। कौन से आईएनसी के अंदर फाइलिंग है बच्चों? 22। क्लियर है कंसेप्ट? फिर एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस सेट हो गया तो उसका अल्टरेशन। रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टर होता है कितने तरीकों से? 5। उसमें से 4 अपने को याद है, एक एक्स्ट्रा था। बोलो हाँ या ना। किस प्रकार याद किया था? इसकी गली से, इसकी सिटी से उसकी सिटी तक, दिल तोड़ने वाली से दिल लगाने वाली तक, आलिया भट्ट से अर्जुन कपूर तक। समझ में आया? और फिर एंड वाला। अच्छा, इसकी गली से उसकी गली मतलब विद इन सिटी सेम आरओसी। इसकी सिटी से उसकी सिटी मतलब डिफरेंट सिटी बट सेम आरओसी। दिल तोड़ने वाली आरओसी से लेके दिल लगाने वाली आरओसी, मतलब बिटवीन 2 आरओसी बट द सेम स्टेट। आलिया भट्ट से अर्जुन कपूर 2 स्टेट्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और सबसे आखिरी 2 स्टेट बट सेम आरओसी।
तो पहला वाला हमने एग्जांपल लिया था, भाई साहब तुमने इंडिया गेट से कुत्ता बीमार के ऊपर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया, बोलो हाँ या ना। ऐसे सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रिजोल्यूशन? ऑर्डर। फिर तुमने भैया मरीन ड्राइव मुंबई से अमरावती में शिफ्ट किया, आरओसी से में सिटी चेंज हो गया, तो कौन कौन सा? बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल। फिर आपने मरीन ड्राइव से शिफ्ट किया कहां पे? बोले एक बार पुणे, मतलब मुंबई आरओसी से पुणे आरओसी, तो बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, साथ में दोनों आरओसी का अप्रूवल। अच्छा यहां रीजनल डायरेक्टर आएगा क्या? नहीं, जब बहुत बड़ा आरओसी का डिफरेंस है तो रीजनल डायरेक्टर इन्वॉल्व होगा। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र से तुम लेके गए, जय महाराष्ट्र से कहा जम्मू कश्मीर, तो बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल, साथ में सीजी अप्रूवल। कुछ याद आया सबको? और अगर बहुत लंबा डिफरेंस है तो रीजनल डायरेक्टर। सबसे आखिरी दो स्टेट बट सेम आरओसी, तो उसके अंदर क्या क्या है? बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल और प्रायर सीजी अप्रूवल। कंसेप्ट समझ में आया? फिर मैंने बोला था कि इसमें से वो केसेस जहां पे आरओसी चेंज होता है, दैट इज केस नंबर 3 एंड केस नंबर कौन सा? 4। जहां आरओसी चेंज होता है उस केस में प्रोसेस क्या है? आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा? 23 फाइल करो किसको? पहले आरओसी को। उसका रिप्लाई कितने दिनों में आएगा? 30 डेज। फिर वो 60 डेज में आपने दूसरे आरओसी को देना है, उसका रिप्लाई कितने दिन में आएगा? 30। आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है? 23। दूसरी बात, विद इन आरओसी अगर शिफ्ट करना है तो आईएनसी 22 शिफ्टिंग से 30 दिन के अंदर फाइल कर दो। समझ में आया पक्का? ये पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस हमने देखा था, आपके बुक में टेक्स्ट दिया है, कृपया एक बार चेक कर लो। गो फॉर इट फास्ट। हमने एक डायग्राम भी बनाया था ऐसा वाला, तो जिसको याद आ रहा है ये डायग्राम भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है सबको? सर बोले डांस करो, नालायक, रिवीजन चल रहा है यहाँ, इसमें डांस करे अभी हैं? डांस करते करते रिवीजन करा, वही मुजरा करते करते करा था ना, नालायक लोग। कजरा रे बोले भिखारी, वाह मुजरा नहीं नालायक। किसने शुरू किसने किया ये? वाह मैंने नहीं शुरू किया था ये, हट, कुछ भी मेरे नाम पे पेलते हो। मैंने से अच्छे एग्जाम्पल दिए वाव के नाम पे। चलो डन एवरीबॉडी। मैं कुछ कर सकता हूं ऐसा? मैं मेरी शक्ल से लगता है? गलत सवाल पूछ रहा हूं मैं, आगे बढ़ते, ध्यान देना। अच्छा मुझे बताओ कौन से ऐसे दो स्टेट है जिसमें दो आरओसी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु। चारों आरओसी का नाम बोलो। मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोयम्बतौर। कुछ याद आया सबको? बहुत बढ़िया। जा रहे कैपिटल क्लॉज अल्ट्रेशन के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल मतलब द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स टू द क्या बोले बाजू से? कंपनी। फिर हमने कैपिटल के टाइप्स देखे थे। सबसे पहला ऑथोराइज कैपिटल, उसमें से निकालो अनइश्यूड तो आता है इशूड, इशूड से निकालो अनसब्सक्राइब तो आता है सब्सक्राइब, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू कैपिटल भी कहते हैं। उसमें से निकालो अनकॉल्ड तो आएगा कॉल्ड अप, निकालो कॉल्स इन अरियर तो आएगा पेड अप। अनकॉल्ड कैपिटल प्लस कॉल इन अरियर इज अ अनपेड कैपिटल। कुछ याद आया? फिर हम गए थे कैपिटल क्लॉज के अल्ट्रेशन के ऊपर। अब कैपिटल क्लॉज के अल्ट्रेशन के लिए झगड़ा हो गया था, हुआ था नहीं हुआ था? कौन कौन से सेक्शन में झगड़ा हुआ था? सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 61। कुछ याद आया? घर वाली बाहर वाली। सेक्शन नंबर 13 बोलता था कि अमेंडमेंट ऑफ एमओए के लिए जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। पर सेक्शन 61 बोलता था कि सिर्फ कैपिटल क्लॉज अल्ट्रेशन के लिए जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी। कौन सा वाला स्पेसिफिक सेक्शन है? 61। सो इट विल ओवरराइड सेक्शन नंबर 13। सो घर वाली पहले, बाहर वाली बाद में। तो आपको जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लेना है? ऑर्डिनरी। और फिर कैपिटल क्लॉज कितने तरीके से अल्टर होता है? 5। कौन से 5 तरीके हैं? इंक्रीज इन कैपिटल, मतलब आप कैपिटल इशू करो। डिक्रीज इन कैपिटल, मतलब कैपिटल को आप क्या करो? बाय बैक करो। तीसरा कौन सा? डिवीजन ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल को हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे शेयर में, जैसे एसबीआई का हमने एग्जांपल लिया था। फिर उसके बाद में कंसोलिडेशन ऑफ कैपिटल। क्लियर है? छोटे छोटे शेयर को कंसोलिडेट करके एक बड़ा शेयर बनाओ, जैसे 1-1 रुपए के 10 शेयर कंबाइन किया, एक 10 रुपए का बन गया। और सबसे आखिरी कौन सा? कन्वर्जन, प्रेफरेंस टू इक्विटी और इक्विटी टू मस्त। बहुत बढ़िया। इक्विटी टू प्रेफरेंस होता है क्या? नहीं।
सो ये हो गया अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। ठीक है, एक बार टेक्स्ट देख लो इसका भी फटाफट। याद आ रहा है क्या सब? Done everybody? पक्का बोले यस सर ना? ऐसे टेक्स्ट रीड करना होगा तो ऐसे जोर से चिल्लाना, डन सर। पक्का हो गया सबका? बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्लॉज हमने अल्टर किया था, कौन सा क्लॉज बोले एक बार? लाइबिलिटी। पर ये एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है क्या? अरे फिर भी देख लेते हैं एक बार। अरे आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, तो आप उसको क्या कर रहे थे? लिमिट। वो था सेक्शन नंबर कौन सा? 65। उसमें 2 अप्रूवल थे, जनरल मीटिंग का स्पेशल, एनसीएलटी का अप्रूवल। जनरल मीटिंग का स्पेशल कितने दिनों में? 30 डेज। एनसीएलटी का अप्रूवल कितना है? 3 मंथ। समझ में आ रहा है क्या सबको? आगे क्या हुआ? अरे दिस इज रामदास आठवले रे, तुमको नहीं आ रही है विजन, तुमको नहीं आ रही है विजन, इसलिए हम कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन का रिवीजन। समझ में आ रहा है सबको? ऐसी तो पोयम बोला करते हैं जीवन में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। ये होने के बाद में हम नेक्स्ट चीज के ऊपर पहुंचे थे, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में दूसरा, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी। कुछ याद आया? अगर आप लाइबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो जनरल मीटिंग का कौन सा रिजोल्यूशन है, और वो 30 डेज में किसको फाइल करना है? क्लियर है कंसेप्ट? कंपनीज एक्ट के पूरे 470 सेक्शन में 3 लोटा। जनरल मीटिंग का कितना रिजोल्यूशन है? 3 यूनानिमस। कंसेप्ट समझ में? उसमें से एक लाइबिलिटी का, पर एग्जाम में पूछा जाने वाला है क्या? नहीं। कर लिया फिर भी रिवाइज। ठीक है, इस प्रकार आपका मेमोरेंडम। नॉमिनेशन क्लॉज ऑलरेडी अल्टर किया था हमने, बोलो हाँ ना? और सब्सक्रिप्शन क्लॉज अल्टर हो सकता है क्या बच्चों? नहीं। नॉमिनेशन क्लॉज अल्टर करने के लिए आपने कौन कौन सी फॉर्म फाइल किए थे? आईएनसी फॉर्म नंबर 2 नॉमिनेशन, आईएनसी फॉर्म नंबर 3 रिटर्न कंसेंट, आईएनसी फॉर्म नंबर 4 चेंज इन नॉमिनेशन। समझ में आया बच्चों? क्लियर है कंसेप्ट सबको? यहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्टरेशन होता है। यहां तक आइडिया पक्का है सबको? बोलो हाँ या ना? ये चीज होने के बाद में हम गए थे, हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइड में रखा था, हम गए थे सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। याद है? सेक्शन नंबर 6 ने बोला था एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए, पर इन्होंने क्या खास बात बोली थी क्या? नहीं, खास बात तो हमने सुनी थी कि ऐसा है क्या सिर्फ एक्ट एमओए को ओवरराइड करता है? नहीं, एक्ट तो एमओए को ओवरराइड करता है, पर उसके नीचे भी है, एमओए एग्रीमेंट्स को ओवरराइड करता है, एग्रीमेंट्स जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग को ओवरराइड करते हैं, वो बदले में एम्प्लॉइज को ओवरराइड करते हैं, वो बदले में वर्कमैन को ओवरराइड करते हैं। ऊपर हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट जब ओवरराइड करता है मतलब डिपार्टमेंट भी ओवरराइड करता है बाय नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, रूल्स, और साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इसको क्या करता है बोले एक बार उसे? ओवरराइड। आपका ये वाला चार्ट था, वेरी सॉरी। ठीक है, सो कंपनीज एक्ट ओवरराइड करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ओवरराइड करता है, और फिर कौन ओवरराइड करता है? डिपार्टमेंट। फिर हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करने के लिए भी ओवरराइडिंग लॉज है, जैसे कौन कौन से बोले एक बार? बैंकिंग, दूसरा कौन सा? सेबी, तीसरा कौन सा? इंश्योरेंस। क्लियर है? फिर हमने देखा था बेस लॉज जो इनको ओवरराइड करते हैं, जैसे कौन सा? आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी। फिर उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल और रीजनल लॉज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक्सेट्रा। यहां तक आइडिया क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस सर नो। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट वन, हमने इस सेक्शन नंबर 6 खत्म करने के बाद में 7 अपना ऑलरेडी हो चुका था। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? जो से 8 किसका है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आ जाओ फटाफट, पेज नंबर है इसका 2.43। आर यू रेडी? ओके, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? से 8। इसके मेन 3 ऑब्जेक्ट्स थे, याद आ रहे हैं सबको? बोलो हाँ या ना? सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या था?
चैरिटेबल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, चैरिटी, रिलीजियस डोनेशन एक्सेट्रा। क्लियर है कंसेप्ट। दूसरा वाला क्या था बोले एक बार उसे, इनकम यूसेज, नेट इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड डोनेशन शॉल बी यूज ओनली फॉर काय के लिए बोले एक बार, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। और तीसरा वाला क्या था, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिविडेंड में हमने क्या देखा था कि भैया ये कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकती, पर समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड डिपॉजिट दे सकती है। फिर इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन था जिसको हमने कौन कौन से आईएनसी में फाइल करना था, फटाफट बताइए। आईएनसी फॉर्म नंबर 12 काय के लिए बोले एक बार से, एप्लीकेशन। एमओए कौन से फॉर्म में है, आईएनसी फॉर्म नंबर 13। फिर सीएसीएससीएमए का वेरिफिकेशन, आईएनसी फॉर्म नंबर 14। फिर उसके बाद में डायरेक्टर और सब्सक्राइबर का एफिडेविट, आईएनसी फॉर्म नंबर 15। फिर आपको दो तरीके से लाइसेंस मिल रहा था बच्चों, हाँ या ना। पहला कौन सा, सीजी वाला लाइसेंस आईएनसी फॉर्म नंबर 16 और आरओसी वाला आईएनसी फॉर्म नंबर 17। अच्छा मुझे बताओ, आपकी सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, पर उसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड ये हम नाम में यूज करते हैं क्या, नहीं। फिर हमें अगर सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट अगर अल्टर करना है तो किसका अप्रूवल लगता है बच्चों, सीजी अप्रूवल। क्लियर है कंसेप्ट सबको। और फिर कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन कितने तरीके से हो सकता है, दो। एक तो आपने ऑब्जेक्ट को कंप्लाई नहीं किया, या तो फिर आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दिया। तीन टाइप के कॉन्ट्रावेंशन थे, याद है। कॉन्सिक्वेंसेस, सबसे पहला कौन सा, 10 लाख से 1 करोड़ की सजा। दूसरा वाला 25,000 से लेके 25 लाख तक का फाइन ऑफिसर को। और उधर लाइसेंस क्या हो जाएगा, रिवोक। लाइसेंस रिवोकेशन के लिए आईएनसी कौन सा है, 20। साथ में आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट, नहीं तो वाइंडिंग अप, नहीं तो अमलगमेशन। अगर वाइंडिंग अप करना है तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। दिस इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 8 कंपनी। टेक्स्ट एक बार चेक कर लीजिए फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जगह रखिए, बोलते रहिए, ठीक है। पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है एक झटके के अंदर। आईएनसी कौन सा, 18 में कन्वर्जन, 19 में उसका नोटिस, अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट करना है तो। हाँ बाद में, सब बाद में। डन एवरीबॉडी। आईएनसी 20 पेनल्टी के लिए नहीं है, आईएनसी 20 आपके रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के लिए, हाँ साथ में पेनल्टी अलग से लग सकती है। चलो डन एवरीबॉडी। और उसके बाद में पढ़ना हो जाए, डन बोलिएगा जोर से। पक्का हो गया है सबका रीडिंग, बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी अंडरस्टूड। फिर आता है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 में कितने कैरेक्टर्स है बच्चों, चलो कैरेक्टर भी रिवाइज हो जाएंगे फटाफट फटाफट। आ जाइए, कैरेक्टर्स कितने हैं, 9। पुट योर हैंड्स अप इन दी एयर। कौन कौन सा, आर्टिफिशियल एसोसिएशन, वाह 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 वाह, थोड़ा थोड़ा नालायक लोगो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल, सेपरेट लीगल एंड परपेचुअल सक्स लिमिटेड, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। कुछ याद आया, 4 केस लॉज हमने इसके अंदर देखे थे। पहला सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। तीसरा वाला प्रॉपर्टी का ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। चौथा वाला इंश्योरेंस, मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सेक्शन नंबर 9 होता है खत्म। फिर 10 बहाने करके ले गए एमओए कि भैया जब एमओए बनाते हो तो मेंबर मेंबर से, मेंबर डायरेक्टर से, डायरेक्टर मेंबर से, डायरेक्टर क्रिएटर से, क्रिएटर डायरेक्टर से, क्रिएटर मेंबर से, स्टेक होल्डर से, इनके बीच में बनता है प्यार का रिश्ता। कंसेप्ट समझ में आया। ये एमओए इन सबको बाइंडिंग कर सकता है। क्या कर सकता है बोले एक बार उसे, बाइंड।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो दोनों फालतू सेक्शन है। आते हैं 10A के ऊपर, जो है कमेंसमेंट ऑफ क्या बोले बाजू से बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए बोला गया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाउ मेनी डेज के अंदर, 180 डेज के अंदर आपको कुछ 4 पॉइंट कंप्लाई करने हैं। जो सब्सक्राइबर है इन्होंने पैसा लाने का है, पैसा लेके आए। दूसरा, वेरिफिकेशन करना है काय का, रजिस्टर्ड ऑफिस का। तीसरा, आईएनसी फॉर्म नंबर 20A, साथ में डिक्लेरेशन सीए, सीएस, सीएमए। और चौथा, सेक्टोरियल अगर कोई अथॉरिटी है जैसे सेबी, आईआरडीए, आरबीआई, उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये 180 दिन में आपने किया तो आपकी कंपनी शुरू रहेगी, वरना आपका रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी हो जाएगा। पेनल्टी लगेगी 50,000 और ऑफिसर को 1,000 पर डे मैक्सिमम अप टू। थोड़ा इस सेक्शन में तुम्हारा हाथ तंग दिख रहा है, मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? एकदम आवाज कम हो गई है सेक्शन के अंदर। उधर की पब्लिक तो बोले हम तो है ही नहीं सर, तुम की नो हिम्मत हमें। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ओके, लो 1 मिनट लो, चाहिए तो सेक्शन पूरा रट डालो वापस से, छोड़ने का नहीं जीवन के अंदर कुछ भी। चलो, नालायक लोग फेस टू फेस वाले कमेंट कर रहे हैं, सर मैं आपका फेस टू फेस का स्टूडेंट हूं, मेरे को ढूंढो। बोले भिखारी आदमी इधर बैठे बैठे टाइम पास कर, वो बैठे नालायक लोग। नाम अननोन नाम है उसका लॉगिन आईडी में, भिखारी लोग। चलो डन एवरीबॉडी, अब सब जनों ने मत करना भिखारी लोगों, मेरे को लो चलो सर के मजे लेते हैं नालायक लोग। चलो डन हो गया सबका, बोलो हाँ या ना। चलो पढ़ो फटाफट फास्ट, पूरा 10A अच्छे से हो जाए तभी डन बोलना प्लीज। चलो फास्ट। रूल नंबर याद करने की जरूरत नहीं, रूल का कंटेंट पता होना चाहिए, वो तो अपन वैसे भी ले रहे हैं। चलो डन एवरीबॉडी। कुछ लोग ऐसे मरे पड़े हैं, लाश, वाओ लाश। कहां से बोला मैंने जीवन में, मैं पछता था वो बाद में बोल के। चलो डन एवरीबॉडी। सो ये हो गया सेक्शन नंबर कौन सा बोलो एक बार, तो से 10A। 10A के बाद में नेक्स्ट वाला आता है सेक्शन 12। रजिस्टर्ड ऑफिस का हो चुका है क्या अपना? यस। 13 अमेंडमेंट ऑफ एमओए हो चुका है क्या? यस। 14 किसका है? अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। पर हमने अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल और कन्वर्जन ऑफ कंपनी साथ में लिया था। कुछ याद है सबको? बोलो हाँ है ना। कितने गया वो चार्ट? हाँ ये वाला, यही वाला है ना, बोलो हाँ है ना। चलो सबसे पहली बात, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल और कन्वर्जन ये काफी क्लोज है, क्योंकि कंपनी का कन्वर्जन आप तभी कर सकते हो जब आप आर्टिकल को बड़े पैमाने पे अल्टर करो। भाई इसको जरा गौर से सुनना, अल्ट्रे कंपनी के कन्वर्जन से भली मेमोरेंडम के ऊपर कोई असर नहीं होता, मेमोरेंडम के ऊपर, पर आर्टिकल पूरा चेंज हो जाता है। कंपनी के कन्वर्जन से मेमोरेंडम में बस एक ही जगह पे छोटू सा चेंज होता है, वो होता है नेम में। तो कि प्राइवेट लिमिटेड का लिमिटेड होगा या लिमिटेड का प्राइवेट लिमिटेड होगा, पर आर्टिकल तो पूरा तहस नहस हो जाता है। इसीलिए कन्वर्जन का कनेक्शन मेमोरेंडम से ज्यादा आर्टिकल से है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस ना। तो ये चीज को याद रखना। इसलिए अल्टरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एमओए, दूसरा कौन सा? एओए। एमओए का में डिस्कस्ड है सेक्शन नंबर 13, एओए का में डिस्कस है सेक्शन नंबर 14। और मैंने आपको एक सेंटेंस 20 बार लिखवाया था, आर्टिकल अमेंड करने के लिए जीएमएसआर लगता है, जो तुमने जितने कम सेंटेंस वर्ड्स में हो सकता है उतने वर्ड्स में लिखा था। याद है तुमको कि आर्टिकल अमेंड करने के लिए जीएमएसआर लगता है।
कुछ याद आया सबको? बोलो हाँ या ना। और फिर ये जो अमेंडमेंट के लिए जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है वो क्लॉजेस के अमेंड के लिए भी लगता है। जैसे आर्टिकल का आप कोई प्रोविजन चेंज कर रहे हो कि भैया कॉल्स ऑन शेयर्स जो है उसके ऊपर का इंटरेस्ट हमें चेंज करना है 7% से 12% करना है, तो भी स्पेशल लगेगा। समझो कल जाके तुमने डायरेक्टर का नंबर चेंज किया कि हमें 10-15 के ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, 15 के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है, हम नॉर्मली लिमिट 15 मानते हैं, पर 15 के ऊपर करने हैं तो तुम्हें आर्टिकल अमेंड करना पड़ेगा। क्या अमेंड करना पड़ेगा? आर्टिकल। तो उसके लिए भी जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा? स्पेशल, क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर आर्टिकल में लिखे रहते, परसों मैंने दिखाया भी था ना आपको आर्टिकल। बोलो हाँ या ना। पर दूसरा उसका इफेक्ट है कि अगर आपको कंपनी को कन्वर्ट करना है तो आपको जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा? स्पेशल। ये स्पेशल रेजोल्यूशन लिखने के बाद मैंने आपको कन्वर्जन के पॉइंट्स बताए थे वो कैसे बनाएंगे। तो हमने तीनों कंपनी के डिफरेंसेस लिखे थे और मैंने आपको मेंशन किया था कि जो कन्वर्जन के पॉइंट है वो बस एक कंपनी से दूसरे कंपनी तक का शिफ्टिंग है। जैसे आप इसको कैसे लिखोगे कि प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन है, तो आप क्या लिखोगे कि भैया कंपनी शुड पास जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। पॉइंट नंबर 2 कि भाई साहब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 will be increased to 7 and maximum numbers of 200 will be increased to infinite। फिर उसके बाद में मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 will be increased to कितना? 3 and maximum number will be 15 only। उसके बाद में मेंबर कोई भी बन सकता है, डायरेक्टर इंडिविजुअल बन सकता है। there is a restriction on transfer of share but now in the case of public company it is fully allowed। उसके बाद में employee shall not be counted as a member but in case of public company employee will be counted as a मेंबर। उसके बाद में शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए, शेयर्स के लिए लिस्टिंग नहीं हो सकता, डिबेंचर के लिए हो सकता है, बट पब्लिक कंपनी कैन बी लिस्टेड फॉर द ऑल सिक्योरिटीज। उसके बाद में ट्रेडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, यहां पे ऑल इंस्ट्रूमेंट्स का हो सकता है। उसके बाद में मेंशन किया गया था कि कंपनीज एक्ट ये मॉडरेटली एप्लीकेबल होता है प्राइवेट कंपनी को और कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनीज को कॉम्प्रहेंसिवली। इसके एडिशन भी मैंने 3-4 पॉइंट लिखवा के दिए थे। जैसे कोई भी कन्वर्जन आप करते हो तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लगता है, वो एनसीएलटी का अप्रूवल आपको फाइल करना पड़ेगा किसके साथ? बोले एक बार आरओसी। इसके लिए हमने 2 ई फॉर्म भी देखे थे। कन्वर्जन के एप्लीकेशन के लिए ई फॉर्म कौन सा था? बोले एक बार 27। कुछ याद आया? और एनसीएलटी को ऑर्डर फाइल करने के लिए फॉर्म कौन सा था? 28। कुछ समझ में आया? पक्का बोलो हाँ या ना। तो इस प्रकार हमने कन्वर्जन के पॉइंट्स पूरे के पूरे देखे थे। क्लियर है कंसेप्ट सबको? बोलो यस और नो। तुम्हारे रजिस्टर में ये पॉइंट लिखे होंगे और एडिशनल 3 पॉइंट भी लिखे होंगे, तो कृपया रजिस्टर से 4 पॉइंट आई गेस, तो रजिस्टर से कृपया एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। सेक्शन 18 एंड सेक्शन नंबर 14। गो फॉर इट फास्ट। ये कुछ भी चल रहा है लाइव स्ट्रीम में, मुंग्या लागेल एवढे गोड दिसता है काय नालायक वाटत भिकारी लोग है यार जीवन में। कुछ भी चल रहा है इधर तमाशे, कुछ भी। आज मैंने वो पापा के पल्ली का पिंक पहना है ना, इसलिए। चलो फटाफट रिवाइज करो, चलो एडिशनल 4 पॉइंट्स और सभी पॉइंट्स। हाँ क्या बुक में क्यों नहीं है ये टेबल? हाँ वो क्वेश्चन में लिखे हैं हमने पॉइंट्स, हाँ तो बुक में ऐड कर दो, तुम्हारी बुक है, भाड़े पे थोड़ी लाई है, करो ऐड। साहब चलो, हाँ आवाज दिया, भूल दे रहे हो क्या? चलो हो गया सबका? सर बहुत क्यूट लग रहे हो। अरे क्या हो, क्या क्या है तुमको? और ये सब कॉम्प्लीमेंट लड़के दे रहे हैं? लड़के क्या हो गया है जीवन में? येलो टी शर्ट पिंक टॉप हो गया अपना आज। चलो फटाफट रिवाइज करो फास्ट। इनकॉर्पोरेशन रिवाइज हो रहा है? बोलो हाँ ना। कौन पूछ रहा था? मैं किधर ही नहीं था, उन बच्चों का टेस्ट था इसलिए मैं सवेरे नहीं आया। फिर मैं 9:30 बजे आ गया और मैंने उनका टेस्ट चेक करवाया। फिर अब मैं तुम्हारे साथ में हूं। आदमी कहां आएगा? हाँ
मैं क्या किया मैंने? सवेरे मैं बस बैडमिंटन खेलने जाता है, दैट्स ऑल। वो छोड़ के किधर? वाह बैडमिंटन नहीं, नालायक, उसमें भी वाह घुसड़ो तुम रहने दो, मैं मेरी वॉइस करता हूं, तुम रहने दो, आगे बढ़ते ध्यान देना। चलो आपके अब किसके साथ, अब वो भी बताओ जीवन में किसके साथ खेलने गए थे? मेरे पुराने रूम पार्टनर्स थे जीवन के अंदर, वो अभी भी मेरे दोस्त है, उनके साथ खेलता हूं मैं। रूम पार्टनर लड़के, वाह लड़के क्या होता है? कैसे भिखारी लोग हैं यार। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। वाह भिखारी, हट 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 हट, पागल हो गए। लेट्स गो, स्टार्ट करते, ध्यान देना। नाउ वी आर गोइंग फॉर सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार? 70। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, फोकस कर रहा है। आर यू रेडी? लेट्स गो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 17, ये दोनों सेक्शन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है गलती से एक आधी बार पूछे, बट पढ़ा हुआ कभी भी अच्छा। सेक्शन नंबर 15 मेंशन करता है कि भाई साहब अभी तक के यम यो ये पेज नंबर बोलू क्या तुमको? तुम ऐसे घूम रहे हो पागल जैसे। 2.36। सो सेक्शन नंबर 15 में ये बोला गया है कि कभी भी अगर आप मेमोरेंडम अल्टर करो या कभी भी आप ऑडियो नहीं, आर्टिकल अल्टर, उधर ऑडियो का कमेंट पढ़ा मैंने। सो कभी भी आप मेमोरेंडम अल्टर करो या आप कभी भी आर्टिकल अल्टर करो, आपने सभी ऑल्ट्रेशन के कॉपीज मेंटेन करके रखने चाहिए। पर ऐसा तो अपन बहुत सारे सालों के मेंटेन करने पड़ जाएंगे, इसलिए बोला गया है मैक्सिमम कितना साल? 8 ईयर। और ये कौन से सेक्शन ने बोला है? 128। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। और हमने देखा था कि इन कॉपीज को आपने संभाल के रखना है जस्ट 8 इयर्स के लिए। अगर आप इसमें से कोई भी कॉपी मिसप्लेस करते हो या किसी को कोई गलत कॉपी दे देते हो, तो ऐसे केस में आपको 1000 रुपीज पर कॉपी के हिसाब से क्या लगता है? फाइन। क्लियर? लिस्टेड कंपनी में बहुत एस्केलेट हो सकता है क्योंकि लाखों शेयर होल्डर है, तो अगर आपने लाखों शेयर होल्डर को हर एक को इलेक्ट्रॉनिकली गलत कॉपी भेजा तो तुम लुट गए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले एक बार, ऐसा ना। दूसरा, सेक्शन 17 कहता है कि इन कॉपीज को इंस्पेक्शन करने का राइट मेंबर्स के पास है। मेंबर्स इनका इंस्पेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और साथ में अगर वो चाहे तो इनके कॉपीज भी डिमांड कर सकते हैं, जो कितने डेज के अंदर प्रोवाइड करने पड़ेंगे? 7 डेज। जोर से बोलो, कितने डेज में? 7। कंसेप्ट समझ में आए? बस ये दो ही छोटे प्रोविजन है सेक्शन नंबर 15 में और काय में बोले एक बार उसे 7। ये होने के बाद में अब देखो लाइन से हमारे सभी हुए रहे क्या? सेक्शन 3 हुआ है क्या? किसका है बोले एक बार उसे? फॉर्मेशन। 3A किसका है? इनकॉर्पोरेशन। समझ में आ रहा है? उसके बाद में सेक्शन नंबर 4 किसका? MOA। 5 AOA। 6 एक्ट टू ओवरराइड। 7 किसका है? इनकॉर्पोरेशन। 8 किसका है? NPO। 9 किसका है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। 10 इफेक्ट ऑफ MOA AOA। 11 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नहीं, 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 12 रजिस्टर्ड ऑफिस। 13 अमेंडमेंट ऑफ MOA। 14 अमेंडमेंट ऑफ AOA। 15 अमेंडमेंट कॉपीज। 16 मतलब ऑल कॉपीज। 16 नेम। 17 इंस्पेक्शन। 18 कन्वर्जन। 19 सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर। अब अगर आप देखोगे तो हमारा 18 तक सब हुआ है एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 5 जो किसका है बोले एक बार? AOA का। कंसेप्ट समझ में आया? अब मैं जा रहा हूं सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? जो से 19। ठीक है, आ जाइए फटाफट 19 पे। सेक्शन नंबर 19 पेज नंबर है गाइज 2.50। बाप को मत सिखा, हाँ या ना? ओके। सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग में कभी भी शेयर होल्ड करने नहीं चाहिए। इससे अकाउंटिंग में भी दिक्कत होगा और बाद में तकलीफ ये होगी कि कौन सी कंपनी में इंटरेस्ट रख रही है ये डिसाइड करने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पर 3 एक्सेप्शन ऐसे दिए थे जिसमें सब्सिडरी होल्डिंग में शेयर होल्ड कर सकती है। पहला एज अ ट्रस्टी, दूसरा एज अ नॉमिनी और तीसरा पास्ट होल्डिंग। तीनों के मैंने एग्जांपल देके रखे थे अच्छे से। सो ये 3 केसेस में होल्ड कर सकते हैं, पर जरा याद रखना बड़े अच्छे से। इसमें एक सवाल इंस्टीट्यूट ने पूछा है इसके पहले, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में शेयर होल्ड कर रही है एज अ ट्रस्टी, एज अ नॉमिनी एंड एज अ क्या बोले एक बार? पास्ट होल्डिंग, तो क्या वो वोटिंग पावर होल्डिंग कंपनी में यूज कर सकती है? कर सकती है। ये सेंटेंस पढ़ना, ये बड़ा काम का, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आ सकता है, स्टार मार्क करके रखना है। ठीक है, सेंटेंस ये था
कि भाई साहब सब्सिडरी कंपनी रेफर्ड shall have a right to vote in a meeting of a holding company in respect of share held by it as only legal representative or a trustee. मतलब पास्ट होल्डिंग के लिए वोटिंग राइट मिलेंगे क्या? नहीं, सिर्फ काय के लिए मिलेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी। मतलब सब्सिडरी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होल्डिंग कंपनी के जनरल मीटिंग में जाके वोटिंग कर सकता है, अगर वो क्या है? ट्रस्टी है, नहीं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। स्टार मार्क करना पूछा जा सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन में देखा था ना अपन ने। हाँ, तो उसके अंदर पास्ट होल्डिंग के लिए वोटिंग राइट मिलता है क्या? नहीं, तो क्वेश्चन उसी हिसाब से सॉल्व करना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार ऐसा ना। ओके, ये चीज समझ में आई पक्का? ये है आपका सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार उसे? 19। 19 के बाद में 3 सेक्शन हमने साथ में देखे थे। कौन कौन सा? 20 से लेके 22। ठीक है, आर यू रेडी गाइज? बोलो हाँ या ना। सेक्शन नंबर 20 में क्या मेंशन किया है? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। एकदम वाहियात सेक्शन है, क्या बताऊं मैं। कोई भी पर्सन ने, कोई भी आरओसी ने, कोई भी थर्ड पार्टी ने कंपनी से कम्युनिकेशन करना है तो बोले पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड, एनी अदर मोड में आपने कम्युनिकेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बोलो हाँ है ना। तो ये चीज को यार, और अगर कंपनी को वापस कम्युनिकेशन करना है तो सेम मोड। क्या बोले एक बार उसे? सेम। पर इसमें अगर कोई शेयर होल्डर, कल मैंने तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, उसमें एक था, अगर कोई शेयर होल्डर ने पैसा भरा है और वो बोल रहा है कि मेरे को स्पेसिफिक मोड में ही कम्युनिकेशन चाहिए, तो आपको उसको स्पेसिफिक मोड में ही करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में? ये स्टार मार्क करके रखना, ठीक है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वहां चाहिए तो नोट लिख के रखो। इफ एनी मेंबर, अब ये नोटिस के लिए भी एप्लीकेबल है ना, जनरल मीटिंग के। सो इफ एनी मेंबर pays a money, if any member pays the money for communication through specific mode, then it should be done through that mode only. चलो डन एवरीबॉडी। अगर उस मोड से नहीं किया तो कॉन्ट्रावेंशन होगा, उस केस में मीटिंग और कम्युनिकेशन दोनों इनवैलिड होंगे दोनों। हाँ, और डैमेजेस नहीं, डैमेजेस मतलब अब वो कम्युनिकेशन में क्या तो डैमेजेस दोगे आप? हम मीटिंग इनवैलिड कर रहे हैं, हाँ कुछ अगर डैमेज हो रहा है फाइनेंशियली तो देने पड़ेंगे, सिंपल। ठीक है, चल। आउट ऑफ इंडिया के कम्युनिकेशन के सिचुएशन में अगर वो जनरल मीटिंग का नोटिस है तो वो इंडिया में ही देना पड़ेगा, या तो फिर ईमेल पे दे दो, आउट ऑफ इंडिया नहीं जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया के जो बंदा बाहर है उसके इंडियन एड्रेस पे ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 किसका है बोले एक बार उसे? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन एक तो ऑथोराइज पर्सन कर सकता है, नहीं तो की मैनेजर पर्सन कर सकता है। ऑथोराइज पर्सन कौन सा रेजोल्यूशन से ऑथोराइज होता है बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। और की मैनेजर पर्सन के डेफिनेशन 2 सबसेक्शन काय में है? 51। क्लियर है कंसेप्ट? ये हम अब कल से डेफिनेशन सेक्शन में रिवाइज करेंगे। उसमें कौन कौन आता है? सीईओ, एमडी, मैनेजर, सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर, डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ऑफिसर प्रिस्क्राइब। कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। आखिरी वाला सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? 22। इसके अंदर हमने क्या देखा था? बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट को ऑथेंटिकेट करना है तो एक तो ऑथोराइज पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से है, या तो 2 डायरेक्टर्स, या तो एक सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर, साथ में उसके ऊपर चाहिए कंपनी का कॉमन। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? सर अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि आजकल कॉमन सील ज्यादा यूज नहीं होता, आजकल क्या यूज होता है? डिजिटल सिग्नेचर। यहां पे आपका सेक्शन नंबर खत्म होता है 22। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। इस चैप्टर में हमारा सिर्फ डॉक्ट्राइन्स बाकी है। ठीक है, डॉक्ट्राइन हम अलग समय पे रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। और सेक्शन नंबर 5 आर्टिकल का बाकी है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? एक बार सभी आईएनसीज मुझे लाइन से बोल दो तो मजा आ जावे। ठीक है, आर यू रेडी? बोलो हाँ या ना। लेट्स गो। आईएनसी फॉर्म नंबर 1 किसका है?
application for name, INC form number 2 nomination, 3 written consent, 4 change in, 5 threshold, 6 conversion, 7 incorporation, 8 NPO na declaration of CACS CMA, 9 affidavit, 10 declaration by subscribers and directors, 10 ये मस्त नहीं, ये 10 है, INC कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। 11 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद में 12 एप्लीकेशन फॉर NPO, 13 MOA AOA ऑफ NPO, 14 CACS CMA, 15 16 license by CG, 17 license by ROC, 18 conversion, 19 notice of conversion, 20 revocation of license, 20A commencement of business, 21 है क्या? नहीं, 22 setup of registered office and within ROC shifting, 23 inter ROC shifting, 24 application of name for नया नाम, हाँ, 25 certificate with the न्यू नेम, 26 वो एक लाइसेंस का ही फॉर्म समझाना बाकी है, उसको हम ऐसा कहते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइसेंस। 27 किसका है? कन्वर्जन। 28 किसका है? नोटिस ऑफ कन्वर्जन, ऑर्डर ऑफ NCLT, बोलो हाँ या ना। और फिर हमने देखे थे स्पाइसी, कुछ याद आया? स्पाइसी का लॉन्ग फॉर्म बोलो, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइसी 29 इनकॉर्पोरेशन का है, 30 उसका MOA, 31 उसका AOA, स्पाइसी 32 इनकॉर्पोरेशन इन वेरी शॉर्ट पीरियड, बोलो हाँ या ना। 33 EMOA एंड 34 EAOA। कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा, सबसे ज्यादा अप्रूवल कौन से स्पाइसी में है? 32 में है। हालांकि आपका सबसे कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म कौन सा है? स्पाइसी 29। बस आपने इतना याद रखना है। इसी के साथ आपका फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन चैप्टर होता है सब्जेक्ट टू डॉक्ट्राइन खत्म। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? बोलो यस और नो। आइडिया क्लियर है पक्का सबको? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। लाइव स्ट्रीम में जितने लोग ज्वाइन हुए हैं मैं उनकी आज्ञा लेना चाहूंगा, ठीक है। कृपया, आपका इनकॉर्पोरेशन खत्म होता है आज, अगर पॉसिबल हुआ तो हम 3 बजे बचे हुए चैप्टर्स का चैप्टर वाइज रिवीजन लेंगे, तो हम 3 बजे मिलते हैं आज, ठीक है। 3 नहीं, 3:30 बजे, 3:30 बजे 3:30 o'clock हम मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो गो फॉर इट। आप नहीं, फेस टू फेस वाले नहीं, लाइव स्ट्रीम वाले। लाइव स्ट्रीम में भी सिर्फ जिनका भी नवंबर 22 का एग्जाम है, बचे हुए लाइव स्ट्रीम वाले नहीं, जो क्लास के लाइव स्ट्रीम वाले मई 23 वाले वो नहीं, ठीक है। चलो, सो मैं यहाँ पे यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम बंद कर रहा हूं। ओके, अब हमको एक काम करना है बच्चों, पूछो क्या? चैप्टर तो हो गया, पर पूछो क्या? ना 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 ना, पार्टी नहीं है नालायक लोगों, नालायक लोगों, पार्टी नहीं। अच्छा, क्लास के जो है, क्लास वाले जो बच्चे हैं लाइव स्ट्रीम में, वो कृपया बने रहे, जो ऐप के ऊपर ज्वाइन हुए या यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन हुए। अगर क्लास के वाले हो मई 23 वाले, तो कृपया ऐप के ऊपर शिफ्ट हो जाइए इमीडिएटली। मैं यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम अनलिस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, अभी एक काम बाकी है, पूछो क्या? अबे स्पेशल एरिया तो करना ही है, साथ में एक और चीज बाकी है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं, पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनर में है। जो ज्यादा वाले हैं उनको भी तो डिस्कस करना पड़ेगा ना। कुछ चीज नहीं छोड़ना, कुछ ही छोड़ने का नहीं। तुमने नहीं लाया, मैंने लाया है ना, मैंने लाया, अपन उसमें से देखेंगे, ठीक है। डोंट वरी, आ जाइए, लेट्स गो। तुमने नहीं लाया तो क्या हूं? मैं हूं ना जिंदगी में यहाँ पे, मैं क्यों हूं यहाँ पे? चलो शुरू करें क्वेश्चन यार, तुमने सिर्फ दिमाग लगाना है। अच्छा सुनिए, पहले क्वेश्चन यार ओपन करने के पहले बच्चों ध्यान देना, इंस्टीट्यूट का है, दोनों सो रहे हैं? नहीं, साथ में नहीं सो रहे हैं, अकेले सो रहे हैं, डोंट, ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन यार ओपन करने के पहले स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दो, पूछो क्या? इंस्टीट्यूट की आदत रही है कि तुम कितना भी पढ़ के जाओ, 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे होते हैं जो तुम्हारी बजा के ही जाते हैं। अपन क्वेश्चन यार पढ़ रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए, उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऐसे बजाने वाले क्वेश्चन आए तो अपन उनको बजाए। वो अपने को बजाए क्या? अपने को कोई नहीं बजाएगा, अपन सबको बजाएंगे, ठीक है। आर यू रेडी?
माना सम अबे ये नालायक लोगों, मेरा डायलॉग वैसे रहेगा, डायलॉग सुनो। माना समय बलवान है पर हम भी शैतान है। ठीक है, ध्यान दो, पूरा बोर्ड के ऊपर कंसंट्रेशन। हर एक सवाल देखेंगे, तुमको आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे बोलना, सिर्फ डॉक्ट्राइन और एओए छोड़ के, ठीक है, वो पेंडिंग रहा। चलो सब जन साथ में 1 2 3। अच्छा डेफिनेशन का सवाल पूछ रहे हैं, कोई नहीं। Every shareholder of a company also known as a member, while every member also known as a shareholder। डिफरेंस बोला था क्या मैंने इसका? मुझे बताओ मेंबर कौन होता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। पर अब ये सवाल जो है ना, इसे कुचिन काढ़िया वाला सवाल कहते हैं कि तुमने पूरा इनकॉर्पोरेट, कुचिन मतलब आ जाएगा तुमको, पर ये तकलीफ थोड़ी सी देके जाएगा। मतलब ये तुमको बजाने के लिए नहीं आए, पिन लेके आए, टुच्चू किया, भाग गया। समझ में आया सबको? ऐसा नहीं है तुम इसका आंसर लिख नहीं सकते, ठीक है, पर ये ऐसा है कि तुमको उंगली करने वाला। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। तो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। अब उसमें उन्होंने मेंबर का डेफिनेशन दिया है, कौन हो सकता है, एक्सेट्रा। तो एक बार इसका आंसर पढ़ लो। अब ऐसे सवाल नॉर्मली रिपीट होने के चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है। एक ही बार वो पूछा, वो कुचिन काड़ा करके भाग गया, पर वापस से काड़ा करने आए तो उसको ऐसे पकड़ के रखने का, बम धोने का। समझ में है? तो उसको एक बार रीड कर लो। टू 255 मेंबर की डेफिनेशन का सेक्शन है। हाँ, के में की मैनेजर पर्सन हमने देखा ना 251 में, तो के बाद में या के बाद एल आता है ना, लेके जा घर पे, डोंट वरी। बात यहां एम की चल रही है तो एम इच करेंगे ना। के बाद एल आता है बोले, मेरे को जैसे मालूम ही के बाद एल आता है कर। चलो डन। इतने वेंचर किसी बैच में नहीं खुले होंगे वाओ के नाम पे। तुम डेफिनेशन पढ़ो बे नालायको। क्या हुआ? चलो डन, सबने रीड कर लिया। अपने को सब क्वेश्चन कवर करने, सीरियसली रीड करो, वाट लग जाएगी। हाँ हाँ मालूम मेरे को, इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन यार, कि भैया ये अलग वाले भी रूट पे आ जाए। बहुत अजीब आंसर है ना ये, बस ये टेस्ट है। ये मतलब तुम कितना भी पढ़ लो, ये आएगा एक आधा सवाल ऐसा बम फोड़ के चल जाएगा। चलो पढ़ा सबने? बोलो हाँ या ना। ओके, अब तुमने क्वेश्चन यार लाया नहीं, पर एटलीस्ट इन पेज नंबर के नंबर्स नोट करके रखो, जाके ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना। जब भी आप रिवाइज करो तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, ठीक है। इसका पेज नंबर 2.1 ही है स्ट्रेट अवे, ठीक है। 2.1 नवंबर 05 का सवाल। भले ही तुमने क्वेश्चन यार नहीं लाया, पर इस चीज को याद रखना, ठीक है। हाँ क्या इसको कोई जरूरत नहीं, पहले तो वो बम फटने वाला सवाल है, उसमें तुम और घुसे डर। नहीं करना, इसके अंदर बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलो डन एवरीबॉडी। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 3। एक्सप्लेन द ब्रीफ द मोड ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बोल सकते हो? बोलो हाँ या ना।
ब्रीफली बताना है कि इनकॉर्पोरेशन का आपका मोड कैसा होना चाहिए, तो सिलेक्शन ऑफ कंपनी, ब्रीफली मतलब वो प्रोसेस ही पूछ रहे हैं तो आपको वो लिखते आना चाहिए। लॉफुल पर्पज, अप्लाइंग फॉर नेम, डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड, सब्सक्रिप्शन ऑफ नेम, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो 7 पॉइंट है उसी को उन्होंने ब्रीफ में 4-5 करके दिया है। आप पूरे 7 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स पूरे मिलेंगे। कंसेप्ट समझ में आए? ये हो चुका है अपना, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वन, Mr. A and B are the partners of the firm AB and Company since last 10 years. Now their business has crossed 20 crore and they want to form a private limited company to take over the firm's business and to expand it to the large scale. अब ये यहाँ पे उठ पटांग सवाल पूछा है पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करने का। क्लियर है? They approached their auditor to assist to incorporate a company in the name of AB Trading Private Limited. Explain brief what documents are required to be filed to registrar. अब एक्चुअली सवाल का आंसर बहुत सिंपल है, पर जिस प्रकार घुमा के पूछा है तुम्हारी वाट लग जाएगी। उन्होंने पूछा है फर्म है, बोले मस्त बिजनेस चल रहा है, नई कंपनी बनानी है, बोले तो बताओ क्या करे। कुछ नहीं, प्रोसेस सेम है भाई। 7 पॉइंट लिखना, उसमें बस 1 पॉइंट ऐड करना, बाय दिस प्रोसेस अ फर्म कैन बी कन्वर्टेड टू द कंपनी। गेम ओवर। कुछ नया पूछा नहीं है, ये अपने पढ़ने और अपने नजरिए की दिक्कत है। समझ में? नीचे देखो ना, पॉइंट्स वही है, मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट्स आपको फाइल करना है, डिक्लेरेशन सब वही है। CSC में का डिक्लेरेशन, 30 दिन में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस बन जाएगा, सेम चीजें लिखनी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। दिस इज पेज नंबर, मार्क करके अगर रखना है, दिस इज पेज नंबर है आपका 2.2। ठीक है, फिर उसके बाद में 3A वाला सवाल। 3A अब अच्छे से हुआ है अपना, बोलो हाँ या ना। चलो एक साथ सब जन सवाल पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो। क्या है? रेड लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2014, is facing severe effects of depression of economy. Owing to its bad financial status, most of the members have started withdrawing their holding from the company. The company had 250 members on 10th January. By 15th January, 244 members has withdrawn their holding. Public company है, 250 में से 244 गायब है, बचे कितने? अब मुझे एक बात बताओ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी नहीं होगी? होगी, पर 6 महीने। कब हुआ ये हादसा? 15 जनवरी 2019। 15 जनवरी 2019, वहां से 6 महीने गिनो, 15 जुलाई 2019। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। वहां से लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। आगे, नो न्यू मेंबर हैज इन्वेस्टेड इन अ कंपनी आफ्टर 15th of February टिल डेट। 15 फरवरी कहां से आया? पगला गए जीवन के अंदर है। 15 जनवरी को विड्रॉ किया, बोले 15 फरवरी के बाद में किसी ने, चलो यहां अजम्पशन लेना है कि भैया 15 जनवरी से ही किसी ने विड्रॉ इन्वेस्ट नहीं किया। समझ में आया सबको? हाँ है ना। नाउ मिस्टर ए एग्जिस्टिंग मेंबर अप्रोच्ड यू, एडवाइस हिम रिगार्डिंग लाइबिलिटीज इन सच अ सिचुएशन। टिल डेट कुछ नहीं हुआ। अब टिल डेट मतलब आज की डेट मत लिख के आना एग्जाम में, तुमने भी टिल डेट ही बोलने का है हर जगह पे कि टिल डेट अभी तक मेंबर नहीं बढ़े, तो टिल डेट तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो टिल डेट तुम्हारी लग गई है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना। जोर से बोलो यस और नो। क्या लिख पाओगे आप इसका आंसर बच्चों? बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट वाले सवाल पे जाओ बच्चों में। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी? एक्सप्लेन कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो प्रिस्क्राइब मिनिमम। क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? बहुत शानदार। नीचू वाला सवाल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब तो आ गए अपन अपने एरिया में। The object clause of Memorandum of Association of LSR Private Limited, Lucknow, authorized to do a trading in a fruit and vegetable. The company, however, entered into a partnership with J, traded in a steel and incurred liabilities to J. The company subsequently refused to admit the liability to J on ultra, ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कंस्ट्रक्टिव नोटिस का है, तो इसको फिलहाल रख देते हैं बाजू में, होगा तब देखेंगे। ठीक है, तो ये साइड में रखा हुआ सवाल। नेक्स्ट वाला, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी टेकन बाय कंपनी फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर विच देयर इज नो प्रोविजन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई प्रोविजन नहीं है, बोले और आपको वो बिजनेस शुरू करना है क्या? तो अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। 5 पॉइंट्स याद है? 5 पॉइंट्स सबको बोलो हाँ या ना। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा दो तीसरा जनरल मीटिंग स्पेशल, चौथा रिफंड कर, 5वां न्यूज़पेपर और वो आरओसी का फाइलिंग। समझ में आया? पक्का सबको याद आ रहा है? बोलो हाँ या ना।
चलो, ये चीज होने के बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 5 वाला सेक्शन हुआ नहीं है, हाथ लगाने का नहीं फिलहाल। 7 इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। स्टेट वेदर, हाँ सेक्शन 6 पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो लंबा चौड़ा चार्ट हमने देखा, उस पर क्वेश्चन नहीं है, पर वो बहुत सारी जगह पे काम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जनरलाइज कंसेप्ट है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड, इसी के लिए तो मैं यहां आया था, by registrar of company is not valid if all the signatures of the subscriber to the memorandum of association has been forged। एक चीज मेरे को आज आपको पढ़ाने की है, रजिस्टर खोलो, नॉर्मल एरिया, नॉर्मल जगह, चलो उसके अंदर लिखना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हेडिंग डालना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जो नोट लिखवा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। ये चीज इंस्टीट्यूट ने 2-4 बार पूछी है, और इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एज गुड एज आउट ऑफ सिलेबस का फेवरेट सवाल बना के रखा है इसको, इसलिए इसके ऊपर अपने पास नोट होना चाहिए, ठीक है। सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हेडिंग डाला, साइड में डैश करके लिखो कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस। उसके अंदर लिखना उसके अंदर लिखना प्लीज। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं समझना, मुझे एक बात बताओ, आपको अगर बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके ऊपर जो नाम डेट टाइम वगैरह आ गया, क्या उसको चेंज करना आसान होता है? ऐसा माना जाता वही है, बस सेम कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया ना, उसके ऊपर चाहे दुनिया भर की गलतियां हो, पर माना जाएगा वही सर्टिफिकेट वैलिड है। समझो तुमने कंपनी शुरू की 1 जून 2005, पर सर्टिफिकेट के ऊपर डेट लिखा है 15 जून 2025, तो माना जाएगा 15 जून से ही शुरू हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है? समझो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को सब्सक्राइबर ने साइन किया था, पर उनके कुछ लोगों के सिग्नेचर एकदम झूठे वाले थे, फॉल्स सिग्नेचर थे, तो मेमोरेंडम गलत हो सकता है, आर्टिकल गलत हो सकता है, पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कभी गलत नहीं। कुंडली गलत हो सकती है, रीति रिवाज गलत हो सकते हैं, पर बर्थ सर्टिफिकेट कभी गलत हो नहीं सर। उसके ऊपर गलती भी होगी तो भी माना जाएगा कि गलती एकदम मस्त है, गलती एकदम कैसी है? मस्त। इसी गलती के साथ जिंदगी बिताएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो नीचे लिखना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बार बार लिखना है तो विल यूज एब्रिविएशन COI, ठीक है। तो ऊपर ब्रैकेट में लिख के रखो कहीं COI, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा ये क्या लिखा करके। COI लिखना। द COI इज ऑलवेज अ कंक्लूसिव एविडेंस, द COI इज ऑलवेज अ कंक्लूसिव एविडेंस, COI is always a conclusive evidence. That means nothing can invalidate the COI. Nothing can invalidate the COI, whatever it may be. For example, wrong date of incorporation. इसको पॉइंट 1 करना। पॉइंट नंबर 2, wrong name of the company, अगर रॉन्ग नेम के साथ में सर्टिफिकेट आया तो वही नाम है, बाद में तुम चेंजेस, वॉलेंटरी चेंज की प्रोसेस करते बैठो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? पर ऐसे बहुत रेयर चांसेस है कि इसके साथ, इस गलती के साथ आएगा। पॉइंट नंबर 3, रॉन्ग सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर्स,
Wrong signature of the subscribers. Point number 4. Point number 4. इधर से जाओ, इधर से जाओ. Point number 4. Wrong particulars mentioned. Wrong particulars mentioned. Point number 5. Wrong place of business or registered office, etc. Wrong place of business or registered office, etc. Full stop. Irrespective of above defects, irrespective of above defects, the certificate will stand valid. The certificate will stand valid. Certificate, irrespective of above defects, the certificate will stand valid. Stand valid, and company should start a process. Company should start a process of alteration. Alteration if it want to change above, if it's want to change the above. फुल स्टॉप. आप बाद में अल्टरेशन का प्रोसेस करते रहो, सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया भाई. समझ में आया पक्का? हाँ या ना? बस इतना कंटेंट आपने याद रखना है. एग्जाम में पूछा गया, बिंदास ठोक देना पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ. एग्जाम्पल मत लिखते बैठना, ठीक है? वो तो सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए है, ठीक है? अब इसको एक बार पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है? पूरा नहीं, एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं, सिर्फ पहला पैराग्राफ आखिरी पैराग्राफ, ठीक है? लेट्स गो. एक बार साथ में सब जन सवाल पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो आता है या नहीं आता है. स्टेट, सब जन पढ़ो, गो फॉर इट. स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन. क्या क्या लिखा है? अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय आर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नॉट वैलिड इफ ऑल द सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम हैज बीन फॉर्ज्ड. सो इधर इट इज नॉट वैलिड. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सिंपल. नीचे देखो वही लिखा है. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस एंड नथिंग कैन इनवैलिडेट द सर्टिफिकेट. इवन इलीगल ऑब्जेक्ट फॉर सब्सक्राइबर्स विल ओनली इनवैलिडेट ऑब्जेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम बट इट विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. नीचे आंसर में कंक्लूड किया है द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. समझ में आया बच्चों पक्का? बोलो हाँ है ना? अब ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस वाला है. पेज नंबर इसका मार्क करके रखिए कृपया. 2.7 के ऊपर मे और 2 बार पूछा है सवाल. हाँ, मे 8 और मे 12 दो बार पूछा गया है और 1-2 बार भी पूछा है, मैं आपको दिखाऊंगा. सो पेज नंबर 2.7 पे मे 8 एंड मे 12 फर्स्ट सवाल ही. मे 8 एंड मे 12 लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट वाला. अब इजी. मिस्टर रामलाल हिज फ्रेंड डिजायर टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी अप्रोच यू फॉर द हेल्प. हेल्प करोगे उनको? कर सकते हो जीवन में तुम हेल्प? पूरा एकदम बना के दे दोगे कंपनी अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया. नीचे which documents are required to file with the registrar for at the time of company incorporated. लिख सकते हो? अरे बोलो ना हाँ या ना. नीचू अगला वाला सवाल. what is the meaning of, देखो वापस आ गया. what is the meaning of certificate of incorporation under provision of companies act? whether public company commence a business after issuing prospectus, subscribe its shares. कुछ तो भी गलत हुआ है. ना 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 कुछ तो भी गलत हुआ है ये प्रिंटिंग में. ओके, काम करना, कल जब वापस आओ कल थोड़ा सा ये लेके आ जाना. क्वेश्चन यार लेके आओगे नहीं? लगा क्या हुआ? तो संडे हो तो क्या हुआ यार? आ जाओ जीवन में यार. जब मिल बैठेंगे 4 यार, आप में और बैक पाइपर. लेट्स गो लेके. अच्छा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. नहीं सर हमारा मन नहीं लगेगा, पहले बता दो. बिल्कुल नहीं बताऊंगा. लेट्स गो सेक्शन नंबर 8. ठीक है, लेट्स गो. क्या हुआ जीवन में? ये देखो, ये जो तुम मासूम चेहरे कर रहे हो ना, ये तुम हो नहीं. अभी मैंने वाव बोल दिया तो तुम इसके पीछे कुछ भी लगा सकते हो. ठीक है, तो तुम बिल्कुल भी मासूम चेहरे जीवन में करो मत. अरे भिखारियों, काय को भी वाव लगा रहे हो क्या? सेक्शन 8 कंपनी वाव छुट्टी क्या होता है जीवन में?
यार ये लाइफ स्ट्रीम वाला यार समझाओ यार जीवन में यार इनको लाओ लाइव स्ट्रीम ना वाह। चलिए शुरू करते हैं। Mr. V along with 6 other person, Mr. V along with the 6 other person desires to float a company for the charitable purpose as permissible under section 8 of the Companies Act 2013. He seeks your advice about the procedure to be followed to give effect to the above proposal. क्या कर सकते हो आप? सेक्शन 8 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन देखा हमने 12, 13, 14, 15। अच्छा, इसके अंदर पहले 3 पॉइंट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के और 12, 13, 14, 15, 16 और 17 कह रहे कन्वर्जन के मत लिख के आना। उसके बाद में लाइसेंस सीजीएसजी देगा, प्राइवेट पब्लिक बन सकता है, कॉन्ट्रावेंशन के प्रोविजन मेंशन करना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्लॉज का अल्टरेशन मेंशन नहीं किया तो चल सकता है, करो तो अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट अल्टर करते हैं ना सीजी अप्रूवल के साथ में सेक्शन 8 का, हाँ है ना, तो पूरा सेक्शन 8 डाल दिया तो भी चलेगा, नॉट इशू। ठीक है, नीचे हाँ भाई मेरे सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट भी बन सकता है, पब्लिक भी बन सकता है, तो कैसे लिमिट रहेगा मेंबर्स का? कैसे मतलब कई तो प्राइवेट ऑफिस प्राइवेट सेक्शन 8 बना दे, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी नाम में तो लगाना है ये नहीं ना, है ना। चलो व्हाट इज हाँ नेक्स्ट वाला सवाल, What is a law and procedure relating to registration of non-profit organization as a company under Companies Act? लिख सकते हो बच्चों, EGPG सवाल। Can a non-profit organization be registered as a company under the Companies Act? रे यार मूड खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इतना अच्छा मूड बना है जीवन में, ये हो गया ना होमवर्क में। Mr. X is an association with his relative formed a company to promote the education for the children of the poor section. A license was issued by Shiji allowing the said company to register under section 8. Government aid and lot of funds were contributed by public to the fulfillment of benevolent project. However, on the complaint against company, CG came to know about the manipulation of the funds in the company and so ordered to revoke the license. Oh. आईएनसी कौन सा? बहुत बढ़िया। फर्दर डायरेक्टेड फॉर द अमलगमेशन विथ अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन विद ऑब्जेक्ट टू सेव द गर्ल चाइल्ड। बोले अमलगमेशन भी कर दिया दूसरे सेक्शन 8 कंपनी के साथ में। एग्जामाइन द लीगल पोजीशन एज टू ऑर्डर पास बाय सीजी। क्या सही ऑर्डर पास किया है सीजी ने? तुम ऊपर से पेनल्टी ठोक के आ जाना, इन्होंने सिर्फ अमलगमेशन किया है, बचा कुचा काम तुम कर देना। पेनल्टी मस्त ईमानदारी से आईएनसी 20 कोट करके आ जाने का। हो गया है, सारे नहीं लिखने, सिर्फ कॉन्ट्रावेंशन के, ओनली कॉन्ट्रावेंशन। क्लियर है? कॉन्ट्रावेंशन के 2 और कॉन्सिक्वेंस 3, खत्म बात। नीचे ये क्रिकेट क्लब वाला होमवर्क हुआ है क्या? बोलो हाँ या ना। फिर नीचे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन? अरे रे रे रे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? नीचे memorandum of association of company was presented to the registrar of the companies for registration and registrar issued a certificate of incorporation. After complying with the legal formalities, company started a business according to object clause which was clearly illegal business. अच्छा, मतलब incorporation certificate के ऊपर illegal business लिखा हुआ है। The company contained that nature of the business cannot be gone into as the certificate of incorporation is कंक्लूसिव। मुझे बताओ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे इलीगल बिजनेस लिखा है तो क्या वो लीगल हो जाएगा? सर्टिफिकेट वैलिड है, बिजनेस तुम बाद में अल्टर करते रहो, इलीगल बिजनेस इलीगल ही होगा। कंसेप्ट समझ में आया? तुम ये नहीं बोल सकते कि सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस है तो भैया गांजा बेचने का बिजनेस भी सही चल रहा है। अरे मम्मी मुझे गल जाना है आगे, मैं तो घर नहीं जाना, मैं क्वेश्चन करके घर जाऊंगा। लेट्स गो। अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड 6 अक्टूबर 2019। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ध्यान दो, वाज इशूड ऑन 15 अक्टूबर 2019। द कंपनी ऑन 10 अक्टूबर 2019 एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच क्रिएटेड अ कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। हुए कंपनी बनी कौन से दिन पे है? ध्यान दो कृपया, कौन से दिन पे बनी है? 6 अक्टूबर। सर्टिफिकेट पे डेट कौन सा लिखा है? 15 अक्टूबर। और 10 अक्टूबर को बोले कॉन्ट्रैक्ट किया।
इसका मतलब वो 10 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एक्चुअली सर्टिफिकेट के ऊपर डेट आना चाहिए था 6, पर आया 15। अब जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उनको लगा कंपनी तो 6 को बन गई है, इसलिए उन्होंने 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया, पर उनको सरप्राइज मिला। सरप्राइज, तुम्हारा कट गया है, कंपनी तो 15 तारीख को बना। अब मुझे बताओ 10 तारीख को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट का कैटेगरी कौन सा है? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। और तुम्हें पता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं? सब जन बोलो, वैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं? कुछ याद आया पक्का? बहुत शानदार, लिख पाओगे बच्चों? शानदार। नेक्स्ट वन। ए चुपे। The memorandum of association of company was presented to the registrar of company for registration, and registrar issued a certificate of incorporation. After complying with legal formalities, company started a business according to object law. Same question repeat है ना, illegal business वाला। देखो वो नोट जो लिखा है incorporation और certificate of का कितना काम में आ रहा है? 5-7 क्वेश्चन बस उसी के ऊपर है जीवन में, दूसरा कोई काम ही नहीं बचा जैसे इनको लाइफ में। नेक्स्ट वाला 10 इफेक्ट ऑफ एमओए, 10 बहाने करके ले गए। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड दैट एक्स शॉल बी अ लॉ ऑफिसर। हाँ ये खास है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। हाँ प्यार से प्लीज, सब जन साथ में पढ़ेंगे। मेरे को पढ़ तो लो, जीवन में बताऊंगा सब। होल्ड, सवाल पढ़ो पहले अच्छे से। 1 2 3 बोलो क्या है? द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन of a limited company provided that X shall be the law officer of the company and he shall be removed except on the grounds proven misconduct. Decide whether company's action is valid or not. पेज नंबर मेंशन कर रहा हूं, सवाल छप्पर फाड़ के सिलेबस के बाहर का है। 2.16 नंबर लिख लेना पेज का, सेक्शन नंबर 10 में 04 का क्वेश्चन है। आंसर कृपया रीड कर ले। ऐसे सवाल आए कुछ चीज नहीं कर सकते तुमको एक तो ऑप्शन में छोड़ना है, नहीं तो जितना समझ में आता है लिख के आ जाना है। हाँ बस प्रोविजन लिखो, और क्या करोगे तुम? इफेक्ट ऑफ एमओए का प्रोविजन लिखोगे, आ जाओगे, और क्या कर सकते हो? उतना ही आंसर है ना? है। क्या? नहीं, ट्रू और फॉल्स पूछे तो इट डिपेंड्स। छोटे से होंगे तो ट्रू फॉल्स करके कंक्लूड करके छोड़ दो। ट्रू और फॉल्स अगर बड़े होंगे, कुछ केस वाइज होंगे, तो केस स्टडी फॉर्मेट। चलो डन एवरीबॉडी, यही तो आंसर है। अच्छा प्रोविजन देखना है। पढ़ लिया सबने? एकदम चटपटा अटपटा सा लगा? बोलो हाँ या ना? हाँ ओके, एक्सप्लेन करो बोले ब्रीफ में। Article of Association of Limited Company provided that X shall be law officer of the company and he shall be removed except on the ground of proven misconduct. Decide whether company's action is valid. अब बेसिकली क्वेश्चन का इंटेंशन ये है कि भैया कोई एम्प्लॉय अगर रहा और उसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन रहा, तो वो उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन से कितना बाइंड है और कंपनी कितनी बाइंडेड है, ये सवाल है। ठीक है, तो ध्यान देना। नीचे लिखा है आर्टिकल ऑफ द कंपनी कंटेन्स रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अब ये बहुत जनरलाइज आंसर है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में तुम खुद कुछ एक्चुअली कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब ये बोलने के लिए मुझे खुद को अजीब लगता है, पर जिस प्रकार इंस्टीट्यूट ऐसे सवाल पुट करती है ना, उसके वहां पे दो ही ऑप्शन, एक तो ऑप्शन में छोड़ के बैठ जाओ, नहीं तो तुमको जितना पता है उतना लिख के वापस आ जाओ। पर ये ट्रेंड है, मतलब ये ऐसा पार्ट है जो गलत है पर अपन उसको डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करो उतना अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? 2 क्वेश्चन 100 मार्क के पेपर में से ऐसे रहेंगे जो तुम्हारी बजा के जाएंगे,
अगर ऐसे नहीं है तो भगवान का शुक्रिया करना, मस्त पेपर घुट के आ जाना। और अपन इतना सारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बस उसी के लिए कर रहे हैं कि भाई साहब तुमको ये चीजें समझ में आए। क्लियर है? तो देखना, अब उन्होंने सिंपल, ऐसा नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस इसमें लिखा है, क्योंकि लिख भी नहीं सकते क्योंकि इसका कुछ रिलेवेंस ही नहीं है। सो देखो, आर्टिकल ऑफ द कंपनी कंटेन रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कुछ नई बात बोली क्या? ये सबको मालूम है, पर वहां पे सूझना, दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली ऑन प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो सिर्फ ये टेस्ट कर रहे कि तुमको समय पे कितना दिमाग चल रहा है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। The article of company shall contain matters in respect under the act, also such a additional matter as may be considered necessary for the management of company। कुछ नहीं कर रहा, वो फेंक रहा है बस। पहले 2 पॉइंट में कुछ नहीं कर रहा, वो फेंक रहा है कुछ मतलब इंस्टीट्यूट का ये मॉडल आंसर है, ये मेरा आंसर नहीं है, सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट का। तो इंस्टीट्यूट भी फेंक रहा है क्योंकि उसके पास भी एक्चुअली आंसर है ही नहीं। तो क्या देगा आंसर इसका? उन्होंने क्वेश्चन बना के रख दिया, पर उनको मारनी थी, वो हो गया, खत्म हो गया। अब उनको आंसर देना है तो उसको मिट्टी खा रहे। समझ में आया? बच्चों ने पेपर में मिट्टी खाई, इन्होंने सजेस्टेड आंसर में खा ली। बात तो एक ही चल रही है, ठीक है, पर उनका पर्पस सॉल्व हो गया। जिस क्वेश्चन पे उनको 4 मार्क नहीं देने थे उन्होंने नहीं दिया। समझ में आया सबको? हाँ है ना? नीचे, द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ द कंपनी आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी। अब यहां उसने जाके सेक्शन 10 शुरू किया। It is bound to observe all the provisions of the memorandum and the article. However, company and the members are not bound to the outsiders in respect of anything contained in memorandum article. Company members ये outsiders को binding नहीं है, जो भी memorandum article में लिखा है उसके लिए। हाँ, company binding है पर member personally कभी नहीं होंगे। नीचे, this is based on general rule that the stranger to the contract cannot acquire the right under the contract। अब ये बताओ आपको कहां से उठाया है? ये सुनोगे ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि ये आया कहां से। दिस इज कॉल्ड एज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि थर्ड पार्टी नॉट हैव एनी राइट टू स्यू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ याद आया जीवन में? अब मुझे सच्ची में एक बात बताओ, सच में ये वहां सूझने लायक है? सूझने लायक बिल्कुल नहीं है, सूझने लायक जरूर है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब तुम ऐसा क्वेश्चन पढ़ा, इंटेंशन समझ में आना चाहिए कि भाई साहब इस पे मार्क उनको देने के नहीं है। पर मैं आपको सीक्रेट बताऊं एक, जो बंदा ऐसा सवाल ऑप्ट करता है वो वहां शाहरुख खान का गाना भी लिख के आया तो भी 2 मार्क्स मिलते हैं। ना ना, बात को समझो। अब एग्जैक्टली शाहरुख खान का गाना मत लिख के आना, गाना मत लिख के आना। आई मीन टू से कुछ रिलेवेंट भी लिख के आया तो भी 2 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जब ये सवाल डाला तो उनको सिर्फ ये चेक करना है कि तुम में डेयरिंग कितना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। ये 2 चीजें संभाल के तुमने अगर 2 पॉइंट भी लिख दिए तो भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पे बस वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि तुम में दम कितना है। ठीक है? और दम है तो तुम सिचुएशन को हैंडल कर सकते क्या। इट इज एज गुड एज कोई नया क्लाइंट आया और उसने अटपटा सा सवाल पूछा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? नीचे अब देखो, कुछ नहीं किया। नीचे एक्सप्लेनेशन, इन द गिवन केस आर्टिकल्स कॉन्फर्ड अ राइट ऑन एक्स द लॉ ऑफिसर दैट ही शॉल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन अ ग्राउंड ऑफ द प्रूवन मिसकंडक्ट। कुछ नहीं, क्वेश्चन का पैराग्राफ रिपीट मारा है। इन अ व्यू लीगल पोजिशन एक्सप्लेन्ड अबाउट एक्स cannot enforce a right conferred on him by the article against a company। बस इतना बोला है। एक्स के ऊपर जो राइट दिया है वो बाय आर्टिकल से वो कंपनी के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता। अब तुमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये जो लिखा और ऊपर जो 3 चीजें लिखी इसमें रिलेवेंस क्या है। इसका और ऊपर के बस एक पॉइंट का रिलेवेंस है। क्या? देखो, company and members are not bound to the outsider by memorandum and article। बस ये सेंटेंस के ऊपर उन्होंने उठा के पेल दिया। बोले ऐसा लिखा है ना, तो थर्ड पार्टी ये जो एक्स है इसके लिए कंपनी और मेंबर लायबल नहीं है। दैट मीन्स उसको जो लॉ ऑफिसर की प्रोविजन है वो कुछ काम की नहीं है। नीचे, हेंस द एक्शन टेकन बाय कंपनी दैट इज रिमूवल ऑफ एक्स ही वाज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इज वैलिड। उसको हकालना था, उन्होंने हकाल दिया। नीचे, हाउएवर बाय अल्टरिंग आर्टिकल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, ऊपर की प्रोविजन को आप चेंज कर सकते हो और एक्स को रिमूव कर सकते हो। एंड में उनको ये चाहिए था, एक्स को रिमूव किया जा सकता है मिसकंडक्ट के ऊपर। अब एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन का आंसर अपरेंटली अगर आप देखो एज ए रैशनल पर्सन तो बहुत सिंपल था।
एज अ रैशनल पर्सन आप देखो, मतलब आपको लॉ का कोई ज्ञान नहीं है, पर वहां लिखा है कि भैया एक्स को, उन्होंने क्या लिखा आर्टिकल में, बोले एक्स को हकाल नहीं सकते भले ही उसने मिसकंडक्ट क्यों ना किया हो। ये कहां का न्याय है? आप किसी भी डॉक्यूमेंट में ये लिखोगे कि सामने वाला पार्टी इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, फिर भी तुम उसको हकाल नहीं सकते, क्या प्रोविजन वैलिड होना चाहिए? इसका सिंपल मतलब एज अ रैशनल पर्सन तुम उसको हकाल सकते हो। तो उन्होंने आंसर कंफर्म रखा उन्होंने उनका आंसर कंफर्म रखा कि भैया एक्स को निकाल सकते हैं, बचा हुआ पूरा बगीचा उसके आजू बाजू में बिल्ड किया। ठीक है, उससे अब तुमको खुद को मालूम है कि ये सजेस्टेड आंसर में ऊपर की प्रोविजन नीचे वाले आंसर को बहुत ज्यादा फोर्स में कंक्लूड नहीं करती, पर कुछ ऑप्शन ही नहीं। उनका एक ही इंटेंशन था, बच्चे की वाट लगानी है, उन्होंने लगाई, बात खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, ऐसा नो। तो ऐसे बॉम्ब के लिए रेडी रहना, और मैं इसीलिए आज क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। रीजन यही है कि ऐसे सवाल भी समझ में आए, इसके लिए अपन रेडी रहे। ना रेडी होने से अच्छा और रेडी होने में एक ही डिफरेंस है, 2 मार्क का। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो। वहां जाके तुम्हारा फटेगा, उससे अच्छा यहीं से फटे। समझ में आ रहा है सबको? नीचू दो 6 signatures, 6 out of 7 signatures of memorandum of the company were forged. The company was registered and certificate of incorporation issued. Can a registration of company be challenged subsequent to ground of forgery? नहीं. सर्टिफिकेट वैलिड है क्या? हाँ, सेम सवाल, सेम सेम सेम। ठीक है, नीचे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, सब जन साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो क्या है? वीडी, सब जन, वीडी कंपनी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन, कहां बोले एक बार? तमिलनाडु। जुरिस्डिक्शन उसको शिफ्ट करना है, क्या लिख सकते हो फटाफट बोलो, हाँ या ना? यस। उसके नीचे वाला नेक्स्ट, अल्ट्रेशन ऑफ एमओए, एक्सप्लेन द स्टेप्स बाय कंपनी ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, लिख सकते हो बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, फटाफट ले लो अभी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, स्टेट द प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस, लिख सकते हो क्या? नेक्स्ट वाला सवाल, ठीक है। State with the reason following statement correct incorrect. Change in registered office of the company from one place to the another within a state requires confirmation of CG. लगता है क्या? नहीं लगता है। स्टेटमेंट इसका बोले एक बार इनकरेक्ट। नीचे मैनेजमेंट, ये हुआ है क्या? होमवर्क में हुआ है ना आई गेस? चलो नीचे वाला नेक्स्ट वन, दैट इज, ये भी हुआ है। महाराष्ट्र से लेके अपन लेके जा रहे थे ना, हाँ है ना? मुंबई टू पुणे, ये भी हुआ है। वेस्ट बंगाल वाला, तीनों हो गए हैं। क्या मजाक कर रहे हो? नीचे ये मत बोलना हुआ है नालायको। Examine the validity of the following decision proposal regarding change in the office of A Limited. The registered office is shifted from Thane to Dadar. मतलब सेम सिटी डिफरेंट प्लेस, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो? रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन मुंबई महाराष्ट्र, कहां शिफ्ट किया? पूना में शिफ्ट किया, लिख सकते हो? रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकल लिमिट्स टू अनदर लोकल लिमिट्स ऑफ द सिटी, लिख सकते हो क्या? चलो ये इजी वाले है, रजिस्टर्ड ऑफिस में दिक्कत नहीं है। ये वाला शॉप्स एंड मॉल्स वाला भी हुआ है ना, बोलो हाँ है ना? ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज, नीचे कैपिटल क्लॉज हुआ है। चलो नेक्स्ट वन, सनराइज नाम चेंज, नेम चेंज हुआ है क्या? वॉलेंट्री नेम चेंज, बोलो हाँ या ना? तुम हुआ है करके खत्म करना, इसलिए मत चिल्लाओ। अरे मैडम, हाय गुड मॉर्निंग मैडम, व्हाट्स अप यो? ये माल मुझे भी चाहिए। कौन सा वाला मारा है आज? हाँ, लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे कहां से शुरू हो गया तुम्हारा? है, लेट्स गो। सब जन साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो क्या है? द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड, हुआ है क्या ये? चेंज इन नेम, इंक्रीज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। सब जन साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 रेडी? क्या थक गए क्या तुम जीवन में? मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। करना है भाई, करना है ये। और 20 पेजेस बस, ज्यादा नहीं। अरे 5, अभी 10 मिनट में अपन ने 20 किए, 10 मिनट में 20 हो जाएंगे। अबे तुमने आधे तो 100 किए इसमें से। अरे कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, समय बलवान है, हम भी शैतान है। अभी नहीं है क्या? कम भिखारी लोग हो तुम, मोटिवेशनल कोट की धज्जियां उड़ा देंगे जीवन में।
सब जन साथ में आरएसपी से रेडी, जो नहीं पढ़ेगा उसको वाओ की कसम नहीं, नालायक। आरएसपी लिमिटेड से रेडी, 1 2 3 बोलो क्या है। आरएसपी लिमिटेड with the limited liability of its member by guarantee of rupees 10 lakh to each member, the company increased the liability of member from 10 lakh to 15 lakh. Alteration made in the liability clause referring to the provision whether member of the company are liable to increase the liability. जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा, यो ना उसको पास किए बगैर आप लाइबल हो का नहीं। नीचू विंटेज सिक्योरिटीज इक्विपमेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सीसीटीवी कैमरा. It has raised 100 crore through public issue of its equity shares, starting one more unit of CCTV camera manufacturing. It has utilized 10 crore rupees and then it realized that its existing business has no potential for expansion because government has reduced the custom duty on import of CCTV camera. Hence, imported cameras from China are cheaper than its own manufacturing. समझ में आ रहा है कि यही चक-चक कर रहे हो तुम जीवन में. नीचू now it want to utilize remaining amount in a mobile app development. मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉथ चेंज करना चाहता है तो कर सकता है क्या, 5 पॉइंट लिख सकते हो का, बहुत बढ़िया. नीचू 14 अल्टरेशन ऑफ एओए. आर्टिकल ऑफ द पब्लिक कंपनी क्लियरली स्टेटेड दैट सॉलिसिटर ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स रिजॉल्व यूनानिमसली टू अपॉइंट बी इन द प्लेस ऑफ ए एज अ सॉलिसिटर. नहीं हुआ है आर्टिकल, छोड़ दो फिलहाल, आर्टिकल होगा तब देखेंगे जीवन में. छुट्टी नहीं नालायक. 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम. आ जाओ 16 पे पहुंच गए अपन सब जन साथ में. इंडियन कॉस्मेटिक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड कंपनी अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. लेटर ऑन अनदर कंपनी इंडियन कॉस्मेटिक्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. देयर बीइंग सिमिलरिटी इन द नेम ऑफ बोथ द कंपनीज, इंडियन कॉस्मेटिक्स लिमिटेड लॉज्ड द कंप्लेंट अगेन इंडियन कॉस्मेटिक्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड. क्या कंप्लेंट कर सकते हैं सिमिलर नाम के? कर सकते हैं ना. नहीं क्या नहीं जीवन में कंपल्सरी नेम चेंज है भाई. नीचे stating that there is a sufficient similarity between those two names and may mislead or defraud the public. The Indian Cosmetics and Accessories Limited is intending to alter its name. Advise Indian Cosmetics and Accessories Limited to alter. मतलब कंपल्सरी नेम चेंज का टोचन दे के वॉलेंट्री नेम चेंज पे क्वेश्चन शिफ्ट हो गया है भाई. क्वेश्चन को पढ़ो एक बार वापस से. कंपल्सरी नेम चेंज का इंटेंशन दिखाया और चेंज वॉलेंट्री नेम पे हो गया है वो. मतलब 16 से 13 पे शिफ्ट हुआ है. ठीक से पढ़ो जरा. कैसे पड़े हुए हो लाशें. जिंदा हो जाओ जरा जीवन में. हाय व्हाट्सअप, ये काम की चीज चल रही है अपने. सब देख तो ऐसे रहे कि कौन सा गांजा मार के बैठे हैं. सबकी आंखें ऐसी है और लाल हो गई है. तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना जीवन में यार. कल नहीं करेंगे, आज करेंगे. कल कभी नहीं आता. कल करे सो आज, आज करे सो अब. तुम्हारा आज करे सो कल, कल करे सो परसों. क्या गाई है जब पड़े हैं बरसों. बोलो हाँ या ना. नालायक लोग आ जाओ. नेक्स्ट ये पढ़ना है क्या सवाल? अबे हाँ बोलना था इसके लिए. नेक्स्ट वन, सब्सिडरी कंपनी शॉल नॉट होल्ड शेयर इन होल्डिंग कंपनी. 4 सेक्शन बाकी है जीवन में अभी. सिर्फ ईमानदारी से पढ़ना सबने. With reference to the provision of Companies Act, explain the circumstances under which subsidiary company can become a member of holding company. लिख सकते हो क्या? Examine the position of following with regard to the membership of company. Insolvent person member बन सकता है क्या? अगर उसकी insolvency discharge हो जाए तो हाँ. After insolvency get discharge. दूसरा, पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकता है. पार्टनर बन सकते हैं. अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन नहीं सकता. नीचू. ये होने के बाद में आरटीपी का सवाल है. एस लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच एच लिमिटेड इज होल्डिंग 60% ऑफ पेड अप कैपिटल. वन ऑफ द शेयर होल्डर. ये हो गया है. झूठ मत बोलो यार कुछ भी. सच में हुआ है. सीरियसली ये भी हुआ है सब्सिडी. तुम मेरे को उल्लू मत बनाओ जीवन में, बता रहा हूं तुम्हें. बोले आदमी का काट रहे, शर्म नहीं आती. ये हुआ है.
क्या मालूम जीवन में क्या हुआ है, ये मत बोलना हुआ है। हाँ, give the answer for the following cases. X hold 20 lakh shares in ABG Limited in 2007. ABG Limited controls the composition of board of directors of X Limited and transfers certain shares to it. State whether such a transfer of shares of ABG Limited to X Limited is valid. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सिर्फ सवाल पढ़ रहा हूं? कि सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूं, तुम सिर्फ उधर देख रहे हो पर दिमाग में कुछ और चल रहा है तुम्हारे। नालायक लोगों, पढ़ो ना सवाल। अरे क्या कर रहे हो यार, ऐसे है कि मैं नहीं खेलूंगा ऐसा होगा तो। चलो ठीक है, एक काम करोगे मेरे लिए प्लीज, घर से एक छोटा सा काम कर। घर जाओगे तो बच्चे हुए क्वेश्चन पढ़ के आओगे, एंड के 3-4 पेजेस तो डॉक्ट्राइन है पर यहां तक के पढ़ के आओगे। और दूसरी बात, विजय सर कल से 11:15 के बाद छोड़े तो जोर से चिल्लाने का, उठने का, बाहर भाग जाने का, ठीक है? मैं पहले ही बोल रहा हूं, उठने का, सीधा बाहर भाग जाने का बोलना हमको पढ़ना ही नहीं है। उस चक्कर में होता है, यदि बात को समझो। तुमको नहीं, 1 मिनट रुक ना मेरे भाई, अगर तुम अब जल्दी उठ के भाग रहे हो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले ध्यान दो, पैकिंग करना बंद। बात यह होती है 11:15 बजे अगर तुमको ब्रेक नहीं मिला 15 मिनट का तो उसका टोल अपने क्लास के ऊपर आता है, ठीक है? और यहां तुम ऐसे नींदों में ही आते हो, ठीक है? कल से 11:15 बजे शार्प उठने का, भाग जाने का। वो सर क्या करेंगे वो मैं देख लूंगा। समझ में आ रहा है सबको? उठने का, 11:15 बजे भाग जाने का, ठीक है? 11:15 छोड़ने का, क्लास छोड़ने का ही बोलना, ऑप्शन नहीं है ब्रेक चाहिए बोलना, नहीं तो लॉ का क्लास बेकार जाता है बोलना। समझ में आया? पक्का बोलो हाँ या ना। कल संडे है, अरे अपन मिलेंगे ना यार, तो कोने में बैठ के रोना पड़ेगा मेरे को। मैं कोने में बैठ के रोएगा, तुमको अच्छा लगेगा? कैसी बातें करते हो यार। चलो ठीक है, आज के लिए काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। कल छुट्टी तुमको, जाओ एंजॉय। थैंक यू बोलो नाले को, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस।